जब दोनों के ऑर्गन, इसका लुब्रिकेट हो गया, इसका खड़ा हो गया, नाउ यू आर गोइंग फॉर सेक्स। कि सेक्स जो है ना, ये कोई वनडे मैजिक नहीं है। ये स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं। साइज मैटर करता है, बट अगेन आपके पास महंगी गाड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी होगी। आप अच्छी और छोटी मारुति से भी दुनिया के सारे सुख ले सकते हो। आपके पास एक नॉर्मल एवरेज साइज 6 इंची का, 5.5 इंची का पेनिस है और आपको खेलना आता है, आप घंटों खेल सकते हो, तो आप खिलाड़ी हो। आपकी डिमांड है मार्केट के अंदर। मैंने तो 30 मिनट सेक्स किया, मैंने 50 मिनट सेक्स किया, मैंने चीख निकाल दी, मैंने ये कर दिया। ये सब क्या है? सेक्स तो 2 मिनट का ही होता है, 5 मिनट का ही होता है, और फोरप्ले घंटों कर सकते हैं। और 70 साल की उम्र में बाकी की चीजें नहीं होती, सिर्फ फोरप्ले ही होता है। कोई टाइम निर्धारित है कितना समय का गुड सेक्स हो सकता है? तो पहली बार में तो हेलीकॉप्टर शॉट मारेगा नहीं। उसका गुड सेक्स क्या हो, वो कैसे करे, वो कैसे समझे कि मेरा पार्टनर खुश हो? देखो, ये बहुत इंटेलिजेंट और डीप सवाल है। अभी तू सोचे कि मैं सेक्स करूं डे फर्स्ट और ऐसा सेक्स करूं कि सन्नी लियोनी के पति जैसा सेक्स करूं, तो नहीं होगा। वो तो नहीं कर सकता। पर मास्टरबेट गलती है? नो, इट्स नॉट गलती, इट्स अ नेचुरल थिंग, एवरीबॉडी इज डूइंग। जब बहुत ज्यादा डिजायर हो रही है, बहुत ज्यादा कंटेंट देख लिया, बहुत ज्यादा ठरक हो रही है कि आज तो मैं जाऊंगा इसमें, तब आपको मैस्टरबेट कर लेना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल में जाने के रीजंस यही है, या तो प्रेम की कमी, या सेक्स की कमी, या इमोशंस की कमी। गए कहीं क्लब में गए, मिले, जो आपने बताया, सेक्स कर लिया, अगले दिन भूल गए एक दूसरे को। नहीं, वो भूलता तो तब है जब उसका कॉन्डोम फट जाता है, फिर वो ढूंढता है मुझे। प्री मैच्योर इजैकुलेशन का जो विलन है वो ब्रेन है। यू आर ओवर एक्साइटेड। सेक्स में आवाज का क्या रोल है? तो जंगलीपन लाते हो, वहशीपन लाते हो, दरिंदगी लाते हो, तो सेक्स के अंदर और मजा आने लगता है। किसी की डिजायर बहुत ज्यादा है, तो वो इंसान क्या करे? सेक्स करे, उसकी नसें खींचे, वो मेरे सेक्स को मजबूत करता है। करें कॉन्डम से क्या प्लेजर कम होता है? क्या ओरल सेक्स से HIV हो सकता है? सर, आपको कभी ऐसे लोग टकराए, मतलब शादी से पहले ना उन्होंने मास्टरबेशन किया हो और डायरेक्ट शादी हो गई, अब सुहागरात मनानी? डॉगी स्टाइल पोज बड़ा है, इसका फेमस है, जो बहुत चर्चाएं होती हैं। इसका क्या कोई अलग बेनिफिट है? डॉगी स्टाइल का मजा ज्यादा है, प्लेजर ज्यादा है? नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे को होस्ट अभिषेक कुमार नीलमणि हैं। नमस्कार अभिषेक, आज का टॉपिक जो है ना, वो जो व्यूअर्स हैं या कुछ लोग हैं उनको अजीब लग सकता है। अजीब इसलिए कि मैं जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो एक समाज के लिए एक टैबू है। लोग उस पर बात करना चाहते हैं लेकिन बात करते नहीं हैं। मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। होता क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जिनसे आप खुद परेशान रहते हैं, घुटते रहते हैं और किसी से बोल नहीं पाते। और लोग भले उस पर बात करना चाहें ना करना चाहें, लेकिन वो लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ सेक्सुअल हेल्थ एंड वेलनेस की। ओके धर्मेंद्र जी, इस पे एक चीज हम आपको बता रहे हैं जी। इस देश में आबादी जो इंडिया की है वो 140 करोड़ हो चुकी है लगभग। हाँ। जहां हर 2.5 सेकंड में एक व्यक्ति की आबादी बढ़ रही है, मतलब एक व्यक्ति आ रहा है। एक बच्चा का जन्म हो रहा है, एक बच्चे नहीं, वो 1.5 सेकंड है। अच्छा, टोटल 2.5 सेकंड, एक बच्चा जाना और एक बच्चा आना। अच्छा, ठीक है। तो आप समझिए कि हर 2.5 सेकंड में एक आबादी जो है आपकी बढ़ रही है। उस देश में, जिस देश में कामसूत्र लिखा गया हो, जिस देश में खजुराहो मंदिर हो, जिस देश में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, बिल्कुल वैसे देश में इसको अगर टैबू बनाया गया तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। बिल्कुल है, सहमत हूं। जहां गुरुकुल में आज से वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया जाता था। बिल्कुल, उस ब्रह्मचर्य में ये ज्ञान दिया जाता था। हाँ। ये हमारी विडंबना है कि आज के स्कूलों में सेक्स एजुकेशन बिल्कुल जीरो हो चुका है।
जीरो क्या है ही नहीं है, बात ही नहीं। अनफॉर्चुनेट है, और इसी अनफॉर्चुनेट की वजह से लोग घुटते हैं। ये यहाँ तक घुटते हैं कि हम और आप अपने दोस्तों से भी नहीं कह सकते कि हमारे सेक्सुअल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है। सही बात है, बिल्कुल फैक्ट है। तो अभिषेक क्या है कि आज जो है ना, सेक्सुअल हेल्थ को लेकर कई तरह के जो मिथ चल रहे हैं बिल्कुल समाज में, जिन पे लोग बात नहीं करते, अपने अंदर दबा के रखते हैं दिल में और अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं, उस पर बात होगी। और मुझे लगता है ऐसा इसलिए होता है कि जो बच्चा होता है ना, जब टीनेज का, जब अपने दोस्तों के साथ बैठता है, कुछ मूवीज देखता है या कुछ पढ़ता है कहीं कोई कंटेंट इस तरह का, तो तभी से उसके दिमाग में ना वो ये चीजें भर दी जाती हैं, इस चीज को लेकर के मिथ एक बना दिया जाता है, एक टैबू बना दिया जाता है। और उस अधकचरे ज्ञान को लेकर के वो बच्चा जब जवान होता है, जीवन में आगे जाता है, फिर भी परेशान रहता है, और उस पर सोसाइटी का प्रेशर ऐसा है कि वो बात नहीं कर पाता है। तो आज जो भी मिथ हैं, ये प्रेशर बनाया किसने, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं तो जानता हूं कि समाज ने बनाया है। समाज मतलब, अब समाज तो कुछ होता नहीं, वैसे कहने के लिए बहुत कुछ है। आज हमारे गेस्ट बताएंगे कि प्रेशर, हाँ, हर सवाल हर मिथ पर बात होगी आज। हमारे जो गेस्ट हैं वो एमडी हैं, एमबीबीएस हैं, इसी सेक्सुअल हेल्थ वेलनेस कंसल्टेंट हैं, और जयपुर से स्पेशली आए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित जोशी जी आपका। थैंक यू। पॉडकास्ट वाला भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत थैंक यू सर। टॉपिक बड़ा अजीब कहूँ मैं, क्योंकि लोगों के लिए तो टैबू है ही है। अभिषेक भी सोच रहे थे कैसे बात करेंगे हम इस पर, लेकिन करेंगे हम, क्योंकि हमारा काम है बात करना। सर, जो ये रिप्रोडक्शन सिस्टम है, जिसको सेक्स भी कहते हैं कुछ लोग, ये नेचर का बनाया हुआ है, इससे दुनिया का वजूद है। तो इस चीज को लेकर के इतनी अनदेखी, इतनी लापरवाही, इतना टैबू, ये सब क्यों है सर? आपने पहले बोला कि सेक्स जो है ना, वो टैबू में क्यों है, उसका एक रीजन है सोसाइटी, समाज। और समाज सबसे पहले क्या करता है, हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता। ये हमारे कल्चर में नहीं है कि कल वैलेंटाइन डे था और बजरंग दल वाले किसी पार्क में कूटाकूटी कर रहे थे। ये हमारा कल्चर नहीं है। नहीं था, बिल्कुल। हम वो लोग हैं जिन्होंने सेक्स पे काम किया है। एक ही दुनिया की जो कल्चर, एक ही दुनिया के अंदर एक सिविलाइजेशन है जिसमें सिर्फ सेक्स के ऊपर बुक्स लिखी गई है। और वो सेक्स पे नहीं लिखी गई है, वो रिलेशनशिप पे लिखी गई है। लेकिन ये मिथ है ना सर, वो प्रेम पे लिखी गई है। हाँ। आपने कहा खजुराहो के टेम्पल्स, वो 5000 साल पहले बने थे। तो हम कितने एडवांस थे, मुझे नहीं पता कि किसी जमाने के अंदर वो ऐसे यंत्र रहे होंगे कि भगवान राम श्रीलंका पहुंचे उड़ के। मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं उस पर डाउट हूं। पर इस चीज पे मेरा डाउट बिल्कुल नहीं कि हम सेक्स एजुकेशन के अंदर दुनिया की सुप्रीम पावर थे, क्योंकि हमारे पास उसके लिए उदाहरण है, सबूत है। हाँ, बिल्कुल है कि कोणार्क के टेम्पल के अंदर बात हो रही है ओरल सेक्स की, बात कर रहे हैं एनल सेक्स की, तो एनिमल सेक्स की। मतलब वो जो टेम्पल्स है उसमें आप ये देखोगे कि बंदर जो है वो सेक्स के अंदर हेल्प कर रहा है, यदि आपने देखी नहीं तो। वो इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया कि ग्रुप सेक्स पे बात की कलाएं हैं। तो इसका मतलब वो तो 100% श्योर था, तो हम उस चीज में लीडर थे। जैसे जैसे हम लोगों के कल्चर पे अटैक्स होते गए, अटैक्स सबसे पहले अलग अलग सभ्यताओं ने किए, मुगलों ने किए। तो जब मुगलों ने हम पे अटैक किया, तो जब भी कोई सोसाइटी पे किसी भी जगह पे अटैक होता है, चाहे वो बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहा हो या किसी और देश में किसी सोसाइटी पे हो रहा हो, चाहे वो अभी कहाँ पे हो रहा है, इराक ईरान में है। तो वहां का सबसे इजी आदमी कौन होता है जिसको आदमी प्रताड़ित कर सकता है? लेडीज, महिलाओं को, महिलाएं, बच्चे, क्योंकि पुरुष को तो वो काट देते हैं। तो जैसे जैसे वो लोग आए, चंगेज खान आए और उन्होंने हमारे कल्चर को खराब करना चालू किया, और उसकी वजह से अपने आप को सेफ करने के लिए औरतें चली गई पर्दे में। सेक्स की बात करना हो गया गुनाह। फिर अंग्रेज आए और उन्होंने विक्टोरियन जो कल्चर था वो हम पे थोप दिया, उन्होंने अपनी सभ्यता हम पे लाद दी। और जो आज एक्चुअल में कामसूत्रा की बुक है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है, वो उठा के ले गए और उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में पटक दी। और जितना भी रिसर्च किया उन्होंने उस किताब को देख देख के किया। तो टैबू इसलिए होता गया कि हमारे को डराया गया, धमकाया गया कि ज्यादा सेक्स की बात करोगे तो तुमको उठा लेंगे। हमारा कल्चर खराब कर दिए गए, जब मंदिर तोड़ दिए गए, जब सोमनाथ को उड़ा दिया, तो सेक्स क्या है? तो ये एक रीजन है। अब क्योंकि यही चीज हमारे पेरेंट्स के साथ हुई तो वो हमारे साथ करते गए, सेक्स की बात ही नहीं कर रहे अपने बच्चे से, चाहे उनको ये नहीं पता कि उनके बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि उसके पास चलता फिरता पॉर्न है, चलता फिरता मोबाइल है, बिल्कुल। उसमें सब कुछ है। तो जब आप बात करोगे तो सिर्फ उसको अच्छा एजुकेशन दोगे, सही ऑथेंटिक ज्ञान दोगे, और जब उसको ये पॉर्न स्टार ज्ञान देंगे तो वह आधा अधूरा होगा। जब फोन पे बैठ के कोई हकीम वैद या कोई और ऐसा, हर आदमी सेक्सोलॉजिस्ट है इस दुनिया के अंदर, हर तीसरा आदमी कुछ ना कुछ सेक्स की बात पेल देगा। यदि आप बोलोगे कि मेरा खड़ा नहीं हो रहा, तो कल ही आपके दोस्त बोलेंगे कि ये कर ले, शहद में ये मिला ले, ये चटनी ले ले, अश्वगंधा का चूर्ण खा। एवरीबडी इज हैविंग समथिंग। तो वही बात ये कि इसलिए हम लोग कचरा होते गए, हमारा एजुकेशन सिस्टम पुअर होता गया। सेक्स एजुकेशन की और सेक्सुअल हेल्थ की बात करें स्कूल में, तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि स्कूल में सेक्स करना सिखाएंगे। हाँ, सही बोल रहे हैं कि वहां पे सेक्स की बात नहीं करेंगे, वहां पे सेक्स करना सिखाएंगे। तो ये शब्द ही गलत है, ये सेक्स एजुकेशन शब्द ही गलत है, इसको हटा देना चाहिए। हमें उस चीज का नाम रिप्रोडक्शन हेल्थ होना कर देना चाहिए। अच्छा, उस चीज का नाम होना चाहिए कि सेफ्टी कैसे होगी, हाइजीन कैसे मेंटेन होगा, और सेक्सुअल डिजीजेस से कैसे बचोगे। यदि आप डे फर्स्ट से ही बच्चे को बताओगे कि 9th 10th के अंदर ही उसको बताया कि HIV कैसे फैलेगा, वायरस कैसे आएगा, हर्पीस कैसे आएगा, हम कोरोना के बारे में भी तो बता रहे हैं। तो इस चीजों को यदि आप बताओगे तो हम प्रॉपर लोगों को गाइड कर पाएंगे। दूसरा, सबसे पहला जो गुरु होता है वो मदर होती है। तो यदि माँ सबसे पहले इनिशिएशन लेगी, वो सेक्स एजुकेशन की बात नहीं कर सकती है, पर एटलीस्ट प्रॉपर हाइजीन की बात कर सकती है कि मेंस्ट्रुअल डे के अंदर कैसे हाइजीन रखा जाता है। एक बाप अपने बेटे को बोल सकता है कि बेटा रोज सुबह नहाते समय इसको सुसु को पीछे की चमड़ी को पीछे करके धोना है। और जब बाप को ऐसा लगे या फादर को ऐसा लगे कि यार ये मैच्योर इनफ है, ये ऐसा कंटेंट देख रहा है, तो उससे बात करे कि तेरी सेक्सुअल डिजायर हो रही है, तेरी इच्छा कर रही है सेक्स करने की, तो कहीं दोस्तों के बहकावे में किसी स्पा में मत चले जाना, बीमारी लेके आ जाएगा। मैस्ट्रुबेट कर लेना, क्योंकि हर बाथरूम के बाहर लिखा हुआ है बचपन की गलतियां, तो वो समझाए कि बचपन में ऐसी गलती नहीं होती, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। इफ यू हैव डिजायर, बेटर मैस्ट्रुबेट, डोंट गो टू सम स्पा और सम प्रोस्टिट्यूट। बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि मास्टरबेट कर लेना चाहिए यदि उसकी डिजायर हो रही है। डिजायर कितनी कब हो सकती है डिजायर? जैसे हम 11th 12th क्रॉस कर लिया, मेडिकल या इंजीनियरिंग या किसी भी कॉलेज में चले गया, ऐसी जगह पे जब छात्र चले जाते हैं, जब माँ बाप का उसके ऊपर से थोड़ा सा टाइट शिकंजा कम हो जाता है, तब वो ये सारी गलतियां करता है। बट यदि हम उसको बचपन से समझा, मास्टरबेट गलती है? नो, इट्स नॉट गलती, इट्स अ नेचुरल थिंग, एवरीबॉडी इज डूइंग। इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है ना? ना। लेकिन इससे भी तो डराया जाता है कि आप मास्टरबेट करेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे, आप सेक्स नहीं कर डरा पाएंगे। कौन रहा है? अधकचरा ज्ञान वाले लोग। नहीं, डरा वो रहा है जो उसका बिजनेस कर रहा है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस डर का होता है। ये तो फैक्ट है। तो डर जो है वो क्या है कि तेरी बचपन की गलतियां, अब तू कभी भी बाप नहीं बन पाएगा, कभी ये नहीं हो पाएगा, तेरी औरत भाग जाएगी, अब मेरी स्वर्ण बसम ले तभी तू हीरा बनेगा। उसको किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बेचना है। ये नीम हकीम क्या बेच रहे हैं? बचपन की गलतियां, धात सिंड्रोम, मतलब जो चीज नेचुरल है वो उसका इलाज कर रहे हैं। मतलब आपसे बस एक चीज मुझे जाननी है, क्या मास्टरबेट करने वाला इंसान अगर रोज मास्टरबेट कर रहा है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो एक समय जब उसकी शादी होगी तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी? इस सवाल का जवाब ये है कि क्या एक आदमी रोज 1 बार 2 बार 3 बार सेक्स कर सकता है? क्या ये नेचर के अगेंस्ट है या नहीं है? अगेंस्ट है, ये नेचर के अगेंस्ट है। तो मैस्टरबेशन इज अ सेक्सुअल बिहेवियर। सो इफ यू आर डूइंग वंस ए वीक, 15 दिन में एक बार, जब बहुत ज्यादा डिजायर हो रही है, बहुत ज्यादा कंटेंट देख लिया, बहुत ज्यादा ठरक हो रही है कि आज तो मैं जाऊंगा इस पर, तब आपको मैस्टरबेट कर लेना चाहिए। इट्स ए नेचुरल थिंग, बट अगेन कि हर चीज की कुछ लिमिट्स है। कि यदि आज हम दोनों बैठे हैं और एक 30 ml का पैक ले लें इस मोमेंट को अच्छा और इंजॉयबल करने के लिए, तो ये नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर रहा मैं आपको जबरदस्ती बोल रहा हूँ। इफ यू आर नॉट डूइंग मैस्टरबेशन, आई एम नॉट प्रोवोकिंग यू, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट मुझे ये समझाना जरूरी है कि एक नेचुरल बिहेवियर है। यदि भैया तेरी इच्छा हो रही है तो 15 दिन में एक बार कर ले। इस गिल्ट में मत भर मैंने कर लिया अब मेरा क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे को कमजोरी आ गई। नहीं, कोई कमजोरी नहीं आएगी।
It's a sexual behavior. There is no difference between masturbation and sex. It's the same thing. Same thing. Yeah, it's the same thing. Masturbation में क्या कर रहे हो? Ejaculate हो रहे हो. और intercourse में क्या कर रहे हो? Ejaculate हो रहे हो. बस यहाँ पर हाथ है, वहाँ वेजाइना है. अच्छा, एक इंसान को, जैसे हम गुड सेक्स की परिभाषा अगर आपसे जाने तो क्या है? गुड सेक्स, हेल्दी सेक्स क्या है? देखो, गुड सेक्स क्या है? गुड सेक्स वो है कि जब मैं और मेरा पार्टनर सेक्स कर रहे हैं, तो वो जो मोमेंट है, जब हम उस मोमेंट में जाएं, तो वो एक बेहतरीन, अंदर जाने का एक बेहतरीन प्ले हो, एक बेहतरीन तरीके से जाए, और जब हम उससे बाहर निकले तो एक बहुत बेहतरीन मोमेंट हो कि मैं जब सेक्स करके निकलूं, और आज मेरी शादी को 20 साल हो गए, तो मैं मेरे पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट दूं कि दिस वाज वंडरफुल एक्ट, और आज भी वैसा ही सेक्स हम दोनों कर रहे हैं जो 20 साल पहले किया करते थे. मुझे किसी और को देखने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे से मेरे मन की, तन की और इमोशनल नीड्स सारी पूरी हो रही. तो दिस इज ए गुड सेक्स. ओके, वो बेहतरीन जाना और बेहतरीन आना. हाँ, वो बेहतरीन क्या? वो बेहतरीन एक डॉक्टर की नजर, मेरी नजर के अंदर एक बेहतरीन सेक्स का जो सिस्टम है, वो ऐसा नहीं कि रात को गए, सेक्स किया और सो गए. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट मैगी नूडल. ये एक प्रॉपर बिरयानी है. इसको आप बड़े तरीके से, सलीके से बनाओगे तो स्वाद आएगा. कि सबसे पहले आप एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट करो कि आज आप धर्मेंद्र जी मेरे साथ बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू डू सेक्स, हनी आई एम कमिंग, हैप्पी वैलेंटाइन डे, आई लव यू. तो ये मैसेज है जो स्टिमुलेट कर रहा है. अरे कल तक तो कुछ नहीं था, आज एकदम से हनी की याद कैसे आ गई? तो इट्स इनिशिएशन. आई एम मिसिंग योर बॉडी, जो भी आपका कोड वर्ड है. तो यहां से आपने अपना एक इमोशनल चालू किया कि एक माहौल बनना चालू हो गया. उसके बाद आप फोर प्ले में जाओ. फोर प्ले को एंजॉय करो बेहतरीन तरीके से. सेक्स तो 2 मिनट का ही होता है, 5 मिनट का ही होता है, पर फोर प्ले घंटों कर सकते हैं. और 70 साल की उम्र में बाकी की चीजें नहीं होती, सिर्फ फोर प्ले ही होता है. तो उस स्वाद का जो रस है ना, वो मजा है कि जो मौसमी का जूस निचोड़ा जाएगा ना, तो उस सिस्टम को आप एंजॉय करो, उस आनंद को लो. उसके अंदर आप बूब सक, वेजाइनल, ओरल, जो आपकी डिजायर्स हैं, जो आपकी फैंटेसीज है, जो आपका पार्टनर आपसे चाहता है. यदि उसको सिर्फ यहाँ किस करने से ही ऑर्गेजम आ रहा है, वो बोल रहा है कि यार मुझे यहाँ से स्टार्ट करो, स्टार्ट विद दैट. मतलब एवरीबॉडी इज डिफरेंट, एवरी बॉडी इज डिफरेंट, एवरी पार्टनर इज डिफरेंट. अब ये उस पार्टनर पे और आपकी केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है. देन गो इन फॉर प्ले, देन गो फॉर सेक्स, देन स्टार्ट थ्रस्टिंग. जैसा आप सेक्स कर सकते हो बेहतरीन तरीके से, जोर से, तेज से, जो जो कलाएं आपने अपने सेक्स में सीखी है, नहीं सीखी है तो सीखो. ओके, पढ़ो, एक्सप्लोर करो अपने शरीर को. आप जब पहले दिन मैदान में खेलने जाते हो तो आपको बहुत सारे शॉट्स मारने नहीं आते. तो वो सचिन वाला, वो धोनी वाला जो एक सिक्स है, हेलीकॉप्टर शॉट, वो सीखो कि कैसे मेरे पार्टनर को किस जगह पे वो हेलीकॉप्टर शॉट पसंद है. क्योंकि जो ऑर्गन है वो लिमिटेड है, वो पोजीशन है वो लिमिटेड है. अभी क्लाइटोरियल स्टिमुलेशन में उसको आनंद आ रहा है, या डीप थ्रस्टिंग में उसको आनंद आ रहा है, या वुमेन ऑन द टॉप पोजीशन में उसको आनंद आ रहा है. ये उसको पता करो, उससे पूछो. आप ऑलरेडी जानते हो उसकी बॉडी को. हर कला सीखो, हर मसाला डालो उस बिरयानी के अंदर. क्या क्या पसंद है, क्या क्या किस चीज से खुशबू आ सकती है. एंड देन जब दोनों पार्टनर इजैकुलेट हो जाओ, तो ये नहीं कि उल्टा मुंह करके सो जाओ, पिक्चर खत्म. नो, हक करो, किस करो, मोहब्बत करो, और उसको थैंक यू बोलो इस एक्ट के लिए. और कम से कम 5 से 7 मिनट तक चिपके रहो. बेडरूम इज ओनली फॉर सेक्स. तो बेडरूम के इथिक्स बनाओ कि बेडरूम में न तो हम फोन देखेंगे ना टीवी देखेंगे, सोएंगे साथ, कपड़े उतार के सोएंगे, ना ब्रा होगी ना पैंटी होगी. वाई? हम एक दूसरे से क्यों छुप रहे हैं? सो यू हैव टू क्रिएट, मतलब जो आप फैंटेसी चाहते हो ना, इसमें कुछ पैसा लग नहीं रहा है. कोई टाइम निर्धारित है कितना समय का गुड सेक्स हो सकता है? गुड सेक्स की कोई डेफिनेशन नहीं है. मेरा पार्टनर यदि 2 मिनट में सेटिस्फाइड हो रहा है तो आई एम ए हीरो. और मैं 30 मिनट तक लगा हुआ हूं और उसको फीलिंग ही नहीं आ रही, उसको ऑर्गेज़म ही नहीं आ रहा, तो आई एम ए जीरो. सर लेकिन मैं रोकूंगा यहाँ पर. अभिषेक का सेम सवाल मेरे दिमाग में भी आ गया. ये जो मिथ फैलाया गया है, जो मर्दानगी और जो माचोइज्म की परिभाषा दी जाती है, अरे मैंने तो 30 मिनट सेक्स किया, मैंने 50 मिनट सेक्स किया, मैंने चीख निकाल दी, मैंने ये कर दिया, ये सब क्या है?
एक पुरुषत्व जो एक चीज है हमारे सोसाइटी के अंदर, हाँ। ठीक है ना, एक आदमी से उसकी सैलरी पूछो तो यदि वो 1.25 लाख कमाता होगा तो 1.5 ही बताएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं ना। हाँ। तो एक वही एक मेल है, उसका जो सबसे बड़ा ईगो क्या है, उसका है क्या, मेल का ईगो क्या है, सेक्स। और किसी भी दोस्त से मिल लो, मैं 5 बार चेप किया, वैलेंटाइन डे पे मैंने 6 बार किया, वो लड़की की चीखें निकल गई। ही इज जस्ट मेकिंग यू फूल। वो सबसे बड़ा एजेंट है मेरा, क्योंकि वो ही दूसरे आदमी को डिस्टर्ब करेगा और मेरे पास आएगा मुझे भी 6 बार कराओ। मतलब वो मेरे एजेंट्स हैं जो मैंने फैला रखे हैं मार्केट में, और उन एजेंट्स को आप जानते भी नहीं है, फिर भी काम उनको जानते भी नहीं है, वो दोस्त काम कर रहे हैं। हाँ। कि यदि वो इट्स अ रियल इंसिडेंस ऑफ माय लाइफ। मेरे जिम के दोस्तों बता रहे थे कि वो गए बैंकॉक के अंदर और जो उनका एक दोस्त था उसका इरेक्ट नहीं हुआ इवन पैसे देने के बाद। उसने पानी की बोतल से छींटे मारे, 20 मिनट तक वहीं बैठा रहा और बाहर लड़की को सिर्फ इस चीज के पैसे दिए कि तू चीखती रहना। एंड दिस इज अ रियल स्टोरी। बाद में वो लड़की बोली कि बाकी के दोस्तों से कि वो तो साला कुछ कर ही नहीं पाया, कि वो पसीने से लथपथ होके आया था कि उसने पानी डाला था। सो अगेन इट्स ये मेल का ईगो है। उसको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बोलूंगा तो सारे लोग खुश हो जाएंगे, और ये गलत फहमी है। इसी की वजह से आधे लोग परेशान हैं। सर आपसे मैंने जब टाइमिंग की बात की तो आपने कहा कि पार्टनर अगर आपका खुश हो गया तो मीन्स आपने गुड सेक्स किया। लेकिन पार्टनर एक नहीं होते ना सर, दोनों होते हैं। एक तो खुश हो गया, मान लो कि उसको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में खुश हो गया, लेकिन मेल है कि नहीं वो लगा पड़ा है, उसको वो खुशी अभी नहीं मिली जो मिल जानी चाहिए, तो फिर वो गुड सेक्स में आएगा या नहीं? देखो गुड सेक्स जो है ना वो दोनों पार्टनर्स के लिए। एग्जैक्टली मैं यही जानना। और जो पार्टनर है वो मेजर किसको सर्विस किसको दे रहे हो आप? फीमेल को दे रहे हो। ये यदि सेक्सुअली सेटिस्फाइड है और आप साथ में इजैकुलेट हो रहे हो, दोनों को साथ में ऑर्गेजम आ रहा है, तो इससे बेहतरीन चीज कुछ और नहीं हो सकती है। मतलब मेरी नजर में जो वंडरफुल एक्ट है वो ये कि मैं और मेरा पार्टनर जब दोनों एक्ट कर चुके, जिस फाइनल मोमेंट में दोनों की चीखें एक साथ निकले कि आई एम डन एंड दैट्स एक्ट फिनिश। अब ये जो 2 मिनट में भी हो सकता है और 15 मिनट में भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है जो दोनों पार्टनर्स की कंपेटिबिलिटी कितनी है, दोनों को सेक्स में रुचि कितनी है, दोनों सेक्स को भोगते कैसे हैं। अभी ये जो दूसरा फीमेल है उसको इंटरेस्ट ही नहीं है सेक्स में, वो सिर्फ सेक्स इसलिए कर रही है कि मुझे मेरे पार्टनर को खुश करना है। ऐसे बहुत सारे कई जगह होता है, आपके पास कई केसेस बहुत सारे कि मतलब मैं सेक्स सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि ये परेशान नहीं करे मुझे। और कई पुरुषों को सेक्स इसलिए करना है कि उनका जो पार्टनर है वो ऐसी गंदी नजरों से देख रहा है कि बाबू शादी करके क्यों लाए थे, कपड़े धोने के लिए थोड़ी ना लाए थे। सही बात है। चड्डी बनियान तो तुम्हारी माँ ही धो देती थी, खाना तो बाई बना देती, तो मुझे लाए क्यों थे? तो सेक्स तो कर ले यार। तो वो इसलिए उसको सेक्स करना पड़ रहा है कि समवन इज कॉलिंग हिम। तो ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो मैंने बताया कि सुबह से मैसेज कर रहे हैं कि बेबी आई एम कमिंग, और उनकी उम्र ऐसा नहीं कि वो 20 साल के हैं, वो 50 के भी हैं, वो 60 के भी ऐसे हैं। वो हमेशा जवान रहेंगे, वो मरेंगे जब तक जवान रहेंगे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर सेक्स का और जवानी का कनेक्शन है कोई? यार जवानी के अंदर जो सेक्सुअल सेक्स एक एनर्जी का गेम है। अच्छा। यदि आज मैं कपिल से बोलूं T20 को खेल तो वो क्रिकेट खेल लेगा, पर T20 नहीं खेल पाएगा। तो उसकी एक हर चीज की एक एज है। सर तो एक सवाल और आ रहा है मेरा, क्योंकि आप बार बार क्रिकेट का उदाहरण दे रहे हैं। आपने अभी बोला कि पहली बार अगर कोई मैदान पे गया तो पहली बार में तो हेलीकॉप्टर शॉट मारेगा नहीं। मेरा सवाल ये है कि कोई, आपने 20 साल वाले का तो बताया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो पहली बार उस मैदान में उतर रहा है वो क्या करे, उसका गुड सेक्स क्या हो, वो कैसे करे, वो कैसे समझे कि मेरा पार्टनर खुश हो गया। देखो ये बहुत बहुत इंटेलिजेंट और डीप सवाल है। सबसे पहले कि उस आदमी को समझना पड़ेगा कि सेक्स जो है ना ये कोई वन डे मैजिक नहीं है। ये स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है। वो जो 12th फेल पिक्चर आई थी ना, वो 4 बार चक्की पीस रहा है। तो सेक्स के अंदर मैं हर पेशेंट से जो मेरे से इलाज कर रहा है
कई लोग मेरे पास पहले आ जाते हैं कि आप शादी 3 महीने बाद इलाज चालू कर दो। मैं उसको बोलता हूँ तू इलाज ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि शुरू के 5 बार तू फेल होगा। अच्छा, यदि ये सोच के करेगा ना तो जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अभी तू सोचे कि मैं सेक्स करूं डे फर्स्ट और ऐसा सेक्स करूं कि सन्नी लियोनी के पति जैसा सेक्स करूं, तो नहीं होगा, वो तो नहीं कर सकता। या तो तू कोई अफीम गांजा ले ले, बट इट्स ए स्किल। पहले दिन में कोई बहुत बड़ा सर्जन नहीं हो जाता है, उसने हजारों लोग काटे फिर वो स्किल्ड सर्जन बनता है। तो अगेन इफ यू वांट टू ए गुड प्लेयर ऑन बेड, कुछ फेलियर्स आएंगे, उनका सामना करना सीखना आना चाहिए। लड़का क्या करता है कि पहली बार सेक्स किया और फेल हो गया, वो डिप्रेशन में आ जाता है, और लड़की डिप्रेशन में आ जाती है कि यार ये तो 2 करोड़ की शादी के अंदर ये आइटम ही चाइनीज मिल गया। एकदम सही कहा। सही कह रहे हैं, हाँ। और वो भागते फिरते हैं, मम्मी पापा ऐसा हो गया, अपने साथ चीटिंग हो गई। अरे भाई उसने कौन सा बचपन से सेक्स किया है? ना तो उसने बचपन से किया ना तुमने किया। तो गिव हिम सम टाइम। जब वो आते हैं भाई एक दिन तो हुआ है, 4-5 बार तो फेल होने दो उसको। तो अगेन हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं इसका जो मेन फोकस है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि फेल हो जाओ कोई बात नहीं है यार, फिर पास हो जाएंगे, अगले दिन ही तो करना है, 2 घंटे बाद कर ले। 5 टाइम्स या 6 टाइम्स या 10 टाइम्स कोई अगर फेल हो रहा है तो वो गलत नहीं हो, गिल्ट नहीं करना चाहिए। उसको गिल्ट नहीं करना चाहिए। यदि 4-5 बार 5-6 बार ऐसा हो गया कि यार आई एम अनेबल टू डू सेक्स, माई पार्टनर इज नॉट सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस, तब उसको कंसल्ट करना चाहिए। और ये नहीं कि खुद किसी मेडिकल स्टोर वाले के गया, हर आदमी का एक मेडिकल स्टोर वाला दोस्त होता है, होता ही है, ठीक है ना। तो वो बोलेगा भाई जी आप तो ये वायग्रा की गोली ले लो और आज भाभी जी खुश हो जाएंगी, वो गलत कर रहा है। नाउ हिज ब्रेन इज एडिक्टेड टू दैट मॉलिक्यूल। वो आज जाएगा और उसको लगेगा कि यार ये तो मजा आ गया। सारा दिमाग का खेल है, वो सारा दिमाग का खेल है। वो गोली खाएगा, उस गोली के जो गुण है अवगुण है वो सारे आएंगे और वो उस पर डिपेंडेंसी जनरेट करने लग जाएंगे। यहाँ से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स चालू हो जाएगी, यहाँ से दवाइयों के दुष्परिणाम चालू हो जाएंगे। सो अगेन यदि वो किसी अच्छे हेल्थ कंसल्टेंट के पास जाता है, जरूरी नहीं है कि वो किसी बहुत बड़े सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट के पास जाए, पड़ोस के किसी जीपी के पास भी जाएगा ना तो वो भी उसको बोल देगा कि बेटा डोंट वरी, इट्स अ नेचुरल थिंग, वेट फॉर सम टाइम। सर एक चीज मुझे जाननी थी, आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, वो क्यों होते हैं? क्या सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन है अपनी पार्टनर के साथ में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, या कुछ और रीजन है इसका? क्या है, या लत है किसी को सेक्स की? क्या वजह होती है इसकी? सेक्स मल्टीपल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मल्टीपल रीजन है। सेक्सुअल नीड एक रीजन है कि मैं अपने पार्टनर को सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, या मेरा पार्टनर मेरे से सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए कहीं जाएगा। ये नेचर का नियम है। तो एक रीजन तो एक्स्ट्रा मैरिटल है। दूसरा, आपका जो पार्टनर है, कई बार ऐसी मैंने मेरे जीवन में देखा है कि दे आर नॉट टुगेदर, ही इज वर्किंग इन दुबई, शी इज लिविंग अलोन हेयर, तो 2-3 साल का एक गैप है कि वो 6 महीने में एक बार आ रहा है, तो वहां सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं हो पाती। एक रीजन ये भी है कि जब आप शादी में बहुत लंबे समय तक रह लेते हो, तो आपका जो प्रेम है, आपकी जो आवश्यकताएं हैं, वो बड़ी डिफरेंट हो जाती है। आप उस वक्त पति पत्नी नहीं होते हो, आप माँ बाप हो जाते हो, एंड यू बिकम ए फर्नीचर ऑफ दैट हाउस। शी इज नॉट केयरिंग अबाउट यू। वो इस रिलेशनशिप को वैलिडेट ही नहीं करती है। और फिर एक कोई खूबसूरत महिला या कोई भी एक आपके परिवार, आपकी लाइफ में आती है और बोलती है हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट धर्मेंद्र जी, तो आपको लगता है कि यार समवन इज देयर, आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूं। सही बात है। वो वैलिडेट कर रही है आपको कि यार तुम स्मोक मत करो, तो वो आपको वैलिडेट कर रही है, एंड योर पार्टनर इज नॉट वैलिडेटिंग यू, और उसको कंसर्न नहीं है। शी इज केयरिंग अबाउट यू। वो सुबह उठ के चाय बना रही है, आपका नाश्ता दे रही है, आपके बच्चों का टिफिन पैक कर रही है, एवरीथिंग शी इज डूइंग, बट दैट इज ड्यूटी। तो वो वैलिडेशन जब कहीं और से मिलने लगता, सेम विथ फीमेल, अच्छा, कि पति तो ध्यान दे नहीं रहा, कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इसने क्या पहना, कौन सा नेल पेंट लगाया, लेकिन जो उसका को वर्कर है वो बोलता है कि आपका नेल पेंट बड़ा अच्छा लग रहा है, कैन वी हैव ए कप ऑफ कॉफी टुडे, आप कितना थक जाते हो, आई लव योर एनर्जीज, आई लव योर प्रेजेंटेशन। तो हम सब लोग भूखे हैं प्रशंसा के।
मतलब प्रशंसा करके बातचीत को सेक्स तक ले जा सकते हैं आप? क्यों नहीं ले जा सकते दोस्त? देखो, ये आपकी नीड्स पे डिपेंड करता है ना, कि यदि आज मेरा पार्टनर धापा हुआ है, उसका खाना भी अच्छा है, उसका प्रेम भी अच्छा, उसका सेक्स भी अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन, तो इस दुनिया में कभी आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल में जाने के रीजंस यही है, या तो प्रेम की कमी, या सेक्स की कमी, या इमोशंस की कमी। अगर आपको खाना नहीं मिल रहा तो आप तो कहीं ना कहीं खाना खाने जाओ। वो नीड पूरी करोगे, चाहे वो सेक्स की भूख हो, चाहे वो प्रेम की भूख हो, चाहे वो इमोशन की भूख हो। और कुछ दुष्ट लोग भी हैं इस देश में, इस प्रवृत्ति में, इस नेचर ने, कि जिनका सब कुछ होते हुए भी दे आर मेंटली अनफिट, उनको बॉडी काउंट करना है। हाँ, ये बॉडी काउंट का क्या चस्का है सर? मजा, कि मैं 70 औरतों के साथ सोया, फिर वो रणबीर कपूर ऐसा बोलता है, फिर वो कोई और हीरो ऐसा बोलता है, फिर वो संजय दत्त की बायोग्राफी देखते हैं कि इतनी औरत, तो एवरीबॉडी इज थिंकिंग देख यार, मतलब 100 औरतों के साथ तो सोऊंगा तभी मतलब भगवान मुझे जन्नत देगा, या मुझे फिर उसके बाद जन्नत की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सर इस जनरेशन में बहुत हो गया बॉडी काउंट, ये नई जनरेशन जो है इसमें बॉडी काउंट का सर चलन ये बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि दोनों पार्टनर्स अवेलेबल हैं। कि अच्छा। जब मैं कहानियां सुनता हूं, पेशेंट मेरे पास आता है तो सबसे पहले बोलता है सर मैं गुड़गांव में गया या मैं उदयपुर में गया, हम वहां डिस्को में थे, हमने 2-2 पैक पिए और उसके बाद कार में गए और सेक्स हो गया। मैंने कहा पहले तो वो बता डिस्को कौन सा था साला। लेकिन मैं ये सोच नहीं सकता कि जिस जमाने में मैं था, हम सब उस जमाने से निकले हैं कि ऐसा होता भी होगा। यही मैं कह रहा हूं सर, इतना इजी है क्या ये जब सब चीजें? इतना इजी सामने वाले पार्टनर के लिए ना, पहले आप लड़की को मनाते थे चाय के लिए, वो आपसे बात कर ले, आपका लेटर उठा ले, कि उसका वो पाप को नहीं बोलते कुटाई नहीं हो जाए, इसी में अपनी आधी फट जाती थी। शायद छोड़ो सर, बात करने के लिए भी सोचना पड़ता था, बात हाँ, करे या ना कि करे। बात करे या नहीं करे। तो लड़कियां सर इतना कैसे हो गई हैं आजकल, इतना एडवांस? कल्चरल चेंज, कल्चरल करप्शन, हुकअप्स हुकअप्स, हाँ हुकअप्स गए कल्चर। कहीं क्लब में गए, मिले, जो आपने बताया, सेक्स कर लिया, अगले दिन भूल गए एक दूसरे को। नहीं, वो भूलता तो तब है जब उसका कॉन्डोम फट जाता है, फिर वो ढूंढता है मुझे कि साहब वो कॉन्डोम फट गया, उसके HIV हो सकता है, न लड़की का पता, न नंबर, न नाम, बस हम नशे में थे, तो अब मेरी फटी पड़ी है, मेरी सिलो। तो यू डोंट हैव एनी आइडिया, मतलब व्हाट इज गोइंग, आपने स्कैन तक नहीं किया उसकी बॉडी को कि आप किसी के साथ सो रहे हो। आपको ये नहीं पता कि जो आपके साथ 2 घंटे में सो रही है वो आपसे पहले कितने लोगों के साथ सो चुकी है, या वो आपसे पहले कितने लोगों के साथ ऐसा कर चुका होगा। फैक्ट है सर, क्या लड़कियां भी बॉडी काउंट करती हैं? आपको ऐसा लगता है? मुझे लड़कियों ने कभी आके नहीं बोला कि मैंने बॉडी काउंट किया है, पर पेशेंट्स आके बोलती है आई हैड ए गुड सेक्सुअल रिलेशनशिप, आई हैड ए गुड पास्ट। अब मैंने कभी नहीं पूछा बहन जी कितने लोगों के साथ आप सोए, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। पर मेल्स मुझे आके बताते हैं मैं आज तक 67 कर चुका, 68 कर चुका, वो जलाते हैं साले मुझे आके, पर इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन। ये क्या है, एक डाटा देख रहा था कहीं कि 40% जो यंग लेडीज हैं, यंग मतलब ओल्डर, नॉट यंग, ओल्डर लेडीज, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा बढ़ते जा रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल, देखो मुझे नहीं लगता कि ये डाटा कितना सच है। हो सकता है बड़े शहरों के अंदर, मेट्रो कल्चर के अंदर, जहां मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, वहां ऐसा होता हो, पर मैं दुनिया के लगभग हर देश में रहा हूं, तो मैंने यूरोपियन कल्चर भी देखा है, ब्रिटिश कल्चर भी देखा है और अमेरिकन कल्चर भी देखा है। किसी भी जगह 40% एक बहुत बड़ा डाटा हो सकता है। यानी कि इस गली के अंदर 10 मकान है तो 10 में से 4 औरतें सो रही है। आई डोंट थिंक इट्स ए एक्यूरेट फिगर, माइट बी किसी जगह पे ऐसा हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल्स होते हैं, पर अगेन कोई रिपोर्टेड काउंट नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, इट इज अ वेरी मच नॉर्मल थिंग, बट बॉडी काउंट इतना हो कि यार आपका पड़ोसी के साथ चक्कर है, इट्स ओके, कई सालों से चल रहा है, 20 साल से चल रहा है, चुपचाप मिल लेते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बॉडी काउंट कर रहे हैं सारे लोग। सर, आज के डेट में मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि लड़कियां जो है ना, सेक्स का पोजीशन बताती हैं, कैसे पोजीशन करके और सेक्स करना चाहिए। आपको लगता है कि सेक्स में पोजीशन मैटर करता है? सेक्स में पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन बहुत मैटर करती है। जो सेक्स है तो उसमें पोजीशन का रोल क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो वेजाइना है, जो अंदर का ऑर्गन है, उसमें अलग अलग सेंसेशन पॉइंट्स हैं। जी स्पॉट है, क्लाइटोरिस है, लिप्स हैं। तो किसी जगह पे यदि किसी फीमेल को सपोज करो जी
स्पॉट स्टिमुलेशन से ही ऑर्गेज्म आ रहा है, तो वो कोशिश करेगी कि हस्बैंड मिशनरी पोजीशन में, वो वुमन इन द टॉप पोजीशन में सेक्स करे जिससे उसको प्रॉपर हिट करे। मिशनरी पोजीशन के अंदर किसी को आ रहा है तो वो मिशनरी पोजीशन के लिए बोलेगी। यदि उसको क्लाइटोरियल स्टिमुलेशन आ रहा है बाहर की तरफ क्लाइटोरिस पे, तो बोलेगी आई वांट ओरल सेक्स। तो पोजीशंस को बनाया किसने है? पोजीशंस को इसीलिए बनाया गया है कि अलग अलग जगह पे सेंसेशन को महसूस किया जा सके, एक एक मसाले का स्वाद लिया जा सके। तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। यदि औरत खुद बोल रही है कि आई वांट टू डू, किसी भी आदमी को जज नहीं करना चाहिए कि यार ऐसा बोल रही है इसका मतलब कहीं ऐसा नहीं हो कैरेक्टरलेस है। हाँ, करते हैं लोग जज कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर तो आज मैं आपके साथ सेक्स की बात कर रहा हूँ तो भर भर के कमेंट आने वाले, 10 लोग गालियां भी देंगे, 100 लोग 1000 लोग गाली देंगे। हाँ, क्या बातें कर रहे हो बैठ क्या करके बातें कर रहे हो। हाँ, और लेकिन बात वो सब करना चाहते होंगे इस पर। हाँ, वो सुनेंगे पूरा पॉडकास्ट। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो सिखाया जा रहा है वो ठीक है? सोशल मीडिया पे जो सिखाया जा रहा है वो सही नहीं है। सोशल मीडिया की वजह से वो सेक्स की बात नहीं कर रही है कि मुझे पोजीशन किसकी बात कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं काम सूत्रा में 64 पोजीशंस बनी हुई है, वो तो सोशल मीडिया से डेवलप नहीं हुआ ना। पर ये नेचुरल चीज है। यदि कोई महिला अपने सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात कर रही है, अपनी सेक्सुअल नीड की बात कर रही है, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की बात कर रही है, सेक्सुअल राइट्स के बारे में बात कर रही है, तो ये अच्छी चीज है। हम यही तो चाहते हैं कि हमारा समाज में प्रोग्रेसिव, इसी को तो बोलेंगे। सिर्फ उसको महिला आगे शक्ति सशक्तिकरण से काम फर्क नहीं पड़ेगा। वी हैव टू थिंक अबाउट हर प्लेजर आल्सो। आपने सर 2-3 शब्द इस्तेमाल किए, क्लिटरस, जी स्पॉट, ये सब क्या है? बहुत से लड़के जो यंग हैं वो तो इसी में घूमते रहते हैं, इसी में परेशान रहते हैं कि मैं ये क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे करूं, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो, जैसे मेल एनाटॉमी है तो मेल एनाटॉमी में पीनिस है। हाँ। जब एक सेल माँ के पेट में होती है, उस सेल से एक पुरुष बनता है, एक स्त्री बनती है। बिल्कुल। तो एक जो हमारा पीनिस है, जिस टिश्यू से बना है, वही टिश्यू फीमेल के अंदर है क्लाइटोरिस। अच्छा। तो क्लाइटोरिस आधे चने जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बाहर की तरफ वजाइना पे होता है। जब आप उसको हल्के से देखोगे आधे चने से स्ट्रक्चर को, तो वो बिल्कुल अपने पीनिस जैसा दिखता है। अच्छा। उस स्टिमुलेशन से करीब 70% फीमेल को स्टिमुलेशन मिलता है कि जब आप उसको रब करते हो, उसको हल्का सा प्रेस करते हो, तो उसको ऑर्गेज्म आता है। जैसे एक आदमी को ओरल जॉब देते हैं तो उसको प्लेजर मिलता है, वैसे ही फीमेल को जब उस जगह स्टिमुलेट करते हैं तो प्लेजर मिलता है। अब हम बात करें जी स्पॉट की। जी स्पॉट वजाइना के हल्का सा अंदर होता है, करीब 2 इंच उंगली डालेंगे तो अंदर डालने के बाद एक दरदरा सा हिस्सा आता है। जब आप उसको ऐसे करोगे कम इन, तो आप महसूस करोगे ये एक अलग स्पॉट है, यहाँ से भी बहुत अच्छा स्टिमुलेशन मिलता है। सो ग्रेफिन स्पॉट्स बोलते हैं। तो ये भी एक औरत को स्टिमुलेट करते समय बहुत, जैसे किसी फीमेल को ऑर्गेज्म नहीं आ रहा है, तो जब आप जी स्पॉट स्टिमुलेट करते हो तो आप वो फीमेल ऑर्गेज्म में चले जाती है, उसको आनंद की प्राप्ति होती है, इसकी वजाइना में चिकनाई आने लगती है। अच्छा सर, ये ऑर्गेज्म क्या होता है महिलाओं में? ऑर्गेज्म महिलाओं के अंदर, जैसे पुरुष में ऑर्गेज्म है वैसे महिला में ऑर्गेज्म है। क्या है सर? साइंटिफिकली अगर समझना चाहें तो क्या है? साइंटिफिक ये कि उस एक फीमेल ऑर्गेज्म 2 तरीके का होता है। देयर आर सम लुब्रिकेशन जो फीमेल वजाइना से सीक्रेट होता है। जैसे आदमी स्खलित होता है, आदमी स्खलित हुआ और उसका ऑर्गेज्म आ गया। सेम विथ फीमेल, कुछ फीमेल्स के अंदर स्खलन भी होता है, स्किनी ग्लैंड्स होती हैं, उनका लिक्विड बाहर निकलता है और वो इतना ज्यादा होता है कि एक पुरुष के सीमन से ज्यादा वो लिक्विड बाहर निकलता है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि फीमेल ने यूरिन कर दिया। अच्छा। वो इतनी क्वांटिटी में निकलता है कई फीमेल्स के अंदर। काफी फीमेल्स के अंदर जो उनकी 4 फेजेस होते हैं किसी भी सेक्स के अंदर: डिजायर, एक्साइटमेंट, प्लेटू और ऑर्गेज्म। तो वो जो ऑर्गेज्म वाला फेज है उसके बाद एक फीमेल को का जो मसल है, जो उसकी स्टिमुलेशन है वो खत्म हो जाती है एंड शी इज जस्ट लाइक डेड। अच्छा। उसको मतलब अब संतृप्ति मिल चुकी है, उसका पेट भर चुका है सेक्स से। इसके बाद आप एक झटका भी मारोगे तो उसके लिए पेनफुल है। अच्छा, मतलब जब उसका ऑर्गेज्म आ गया तब उसको पेन लगेगा, उसको मतलब उसके बाद वो ऐसा लगेगा कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, हाँ हटो यहाँ से, अब मुझे तकलीफ हो रही है। मतलब जो फीमेल आपके साथ पिछले आधे घंटे से 1 घंटे से प्रेम में थी, सेक्स में थी, बार बार आपको नोच रही थी, आपके पीठ पे निशान बना रही थी, आवाजें निकाल रही थी, अब जैसे उसको ऑर्गेज्म आ जाएगा तो बोलेगी हटो, अब
आई एम गेटिंग पेन, अब मुझे तकलीफ हो रही है, वो उसका वो मोमेंट आ जाएगा कि अब तुम कितना ही बढ़िया खाना खिला दो, मुझे खाना नहीं है। एक आपने सर बहुत एक स्टेज बताई, फोर प्ले। फोर प्ले क्या होता है, अगर कोई समझना चाहे कि कैसे किया जाता है फोर प्ले, तो बताइए आप। सर फोर प्ले का कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छा। फोर प्ले सेक्स में जाने से पहले, फोर प्ले का दो काम है। पहला तो फोर प्ले मेरे को इरेक्ट करेगा, मेरे पीनिस को इरेक्ट करेगा, मेरे अंदर डोपामिन हार्मोन को रिलीज करेगा, कोर्टिसोल हार्मोन को कम करेगा। तो जैसे ही मैं फोर प्ले में जाऊंगा, मेरी बॉडी के अंदर सेंसेशंस बहने लगेगी और मेरे पीनिस की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। तो जैसे ही वो बढ़ेगा तो मेरा पीनिस इरेक्ट हो जाएगा। कि मैं सो रहा हूँ, एकदम से मेरी डिजायर हुई और मैंने किस चालू कर दिया, या मैं सो रहा हूँ, मेरे पार्टनर ने आके मुझे किस चालू कर दिया, तो वो फोर प्ले जैसे ही चालू होगा ब्रेन को पता चल जाएगा और उससे मेरे पीनिस की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, मेरा पीनिस इरेक्ट हो जाएगा। नाउ आई एम डूइंग फोर प्ले विद माय वाइफ। तो उसमें क्या होगा कि जो पार्टनर है उसके अंदर, वो अभी तक थका हुआ था, उसके अंदर नई संवेदनाएं चालू होगी, न्यू सेंसेशन आएंगे। जैसे ही आप उसके ब्रेस्ट को सक करोगे तो उसकी वेजाइना के अंदर लुब्रिकेशन आएगा, चिकनाई आएगी। बिना चिकनाई के यदि आप सेक्स करोगे तो क्या होगा, कर ही नहीं पाओगे, आपके पेनिस में रगड़ आ जाएगी या घुसा ही नहीं पाओगे। कई लोग कंप्लेन भी करते हैं कि उनका छिल जाता है और दर्द होता है। दर्द होता है। जी जी जी। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स के अंदर हार्मोन सीक्रेशन जब कम हो जाते हैं तो वहां पे लुब्रिकेशन की कमी आ जाती है। तो अगेन जब आप फोर प्ले में जाते हो तो लुब्रिकेशन होगा। जब दोनों के ऑर्गन, इसका लुब्रिकेट हो गया, इसका खड़ा हो गया, नाउ यू आर गोइंग फॉर सेक्स। जब आप सेक्स करेंगे तो ही आप आगे प्रॉपर कर पाएंगे, बिना लुब्रिकेशन के आप सेक्स ही नहीं कर पाओगे। तो फोर प्ले में और क्या क्या होता है सर, कैसे फोर प्ले करते हैं? मतलब आपने कहा कि आप ब्रेस्ट सक करते हैं या टच करते हैं, किस करते हैं, और क्या होता है? जो बेसिक साइंस है, सबसे पहले फोर प्ले जो है वो यही है कि आप एक दूसरे को छूते हो, एक दूसरे को सहलाते हो, शरीर की मसाज करते हो, एक दूसरे को हल्का हल्का रब करते हो। जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं बोलता हूँ आप हल्का सा मसाज करो, नाई की तरह मसाज नहीं करनी है, दबाना नहीं, जस्ट इन ए वेरी जेंटल वे, इतने प्यार से, बहुत सॉफ्टली, बहुत जैसे छोटा बच्चा आपकी गोदी में आप उसको सहलाते हो, बिल्कुल वैसा। जब आप एक दूसरे को सहलाते हो, देन फोरहेड पे आप किस करते हो, लिप्स पे जाते हो। अब पार्टनर है, उसको कान पे किस पसंद है तो आप कान पे करते हो, उसको आंखों पे पसंद है तो आंखों पे करते हो, फिर आप ब्रेस्ट पे जाते हो। अब यदि आप और आपका पार्टनर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं, साफ सफाई करते हैं, बाल वाल साफ करते हैं, देन यू गो फॉर ओरल सेक्स, बैक मसाज, बैक किसिंग, बटक किसिंग। मतलब इट्स एंडलेस कि आप जो खाना बना रहे हो उसमें कितना कितना मसाला डाल रहे हो, इट्स एंडलेस। इतना वो आपकी खूबसूरती है, जितना आपको आता है उतना आप डालें और जितना आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है। मतलब आपने ये बात सही कि सेक्स की टाइमिंग तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन फोर प्ले की टाइमिंग कितनी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। एंड व्हेन देयर आर एजेस, हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारे ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं, तो हम एक दूसरे को फोर प्ले करके, प्रेम करके इजहार कर सकते हैं, सेक्सुअली एक दूसरे को मेंटली सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि स्टिल वी आर इन लव, स्टिल वी आर इन सेक्स। आप फोर प्ले कर रहे हो, उसने, आप एक 60 साल का 65 साल का बुजुर्ग आदमी है, डायबिटिक है, दूसरी प्रॉब्लम्स है, आपके पार्टनर ने ओरल किया या हाथ से आपको मैस्ट्रुबेट कर दिया क्योंकि उसको पता है इसका खड़ा नहीं हो रहा, आपने फिंगरिंग करके उसको डिस्चार्ज कर दिया, ब्रेस्ट सक कर ली, तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लिस है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रेम है। ओके, क्या एक एज के बाद, हाँ, क्या इस उम्र में, और नॉट इन एजेस, देयर आर सम डिजीजेस कि यार कुछ ऐसा हो गया, कुछ कैंसर हो गया, कुछ इस तरह की चीज हो गई कि जब आपको सेक्स नहीं कर सकते, प्रोबिटेड है या नहीं कर पा रहे, कोई ट्रॉमा हो गया कि ट्रक निकल गया आपके पेनिस पे से, लिंक खराब हो गया, तो आप एक दूसरे को प्रेम कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है जो लोग मैंने सुना पढ़ा, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, बहुत जल्दी किसी का डिस्चार्ज हो जाना, ये क्यों होता है और इसको है तो कैसे सही करें? देखो टाइमिंग जो है ना वो ये एक स्किल है, और सबसे बड़ा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का रीजन है आपका ब्रेन। अच्छा, टाइमिंग यहाँ है, आप कितनी देर इस चीज को घूर सकते हो या आपके ब्रेन पे डिपेंड करता है। आप कितना अच्छा खेल सकते हो, कितनी देर होल्ड कर सकते हो, या आपके ब्रेन पे डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो विलन है वो ब्रेन है। यू आर ओवर एक्साइटेड,
खाना आया और टूट पड़े, कि जैसे पहली बार 5 स्टार होटल में खाना मिल रहा है तो टूट पड़े उस पे, तो आप जल्दी इजैकुलेट हो जाओगे, आप जल्दी से खाना खा लोगे, आपको स्वाद ही नहीं आएगा मैंने क्या खाया। बिल्कुल। और आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खा रहे हो, बिल्कुल ब्रिटिश स्टाइल के अंदर, पहले सूप आ रहा है, फिर सैलेड आ रहा है, फिर फर्स्ट मील आ रही है, फिर सेकंड मील आ रही है, फिर थर्ड मील आ रही है, फिर स्वीट आ रहा है, बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों के अंदर जब आप खा रहे हो तो आप उस एक्ट को एंजॉय कर पाते हो। सबसे बड़ा बैरियर ब्रेन है, हाइपर सेक्सुअल ब्रेन। औरत देखी नहीं कूद पड़ा, लड़की देखी नहीं चालू हो गया बिस्तर पे, तो यहाँ सबसे बड़ा रीजन होता है। तो हमारा ब्रेन जो है सबसे बड़ा बैरियर है। नाउ देयर आर मल्टीपल इश्यूज, कि सपोज आई वाज ए मैस्ट्रुबेटर इन माय कॉलेज लाइफ, या मैं बाथरूम में मैस्ट्रुबेट करता था, तो मेरे को हमेशा फियर रहता था कोई पेरेंट्स वगैरह नहीं आ जाए, तो मैं उस एक्ट को एज ए टारगेटिव करता था, जल्दी से इजैकुलेट होना है। तो नाउ माय ब्रेन इज एडिक्टेड टू दैट फिनोमिना, कि मुझे जल्दी से एक्ट को फिनिश कर लेना है। मेटाबॉलिक डिजीजेस आ गई हैं, आप ओबेज हो, आप मोटे हो, तो आप 150 किलो के आदमी को दौड़ाओगे तो कितना दौड़ लेगा? सही बात। वो नहीं दौड़ पाएगा। सेम सेक्स में फिटनेस चाहिए। अब आप दुनिया भर के तो नशे कर रहे हो, रोज 15 से 20 सिगरेट फूंक रहे हो, फिर दारू भी पी रहे हो, स्पोर्ट्स में कुछ हो नहीं है, सुबह जाते हो 10 बजे आते हो जॉब पे, तो क्या सेक्स करोगे? क्योंकि सेक्स में स्टेमिना चाहिए, पावर चाहिए, ताकत चाहिए। तो आप सेक्स तभी तो कर पाओगे कि जब आप अच्छा खेल रहे हो, आपकी फिटनेस अच्छी है। लेकिन ख्वाहिश तो होती है ना सर खेलने की, सबकी कैपेसिटी हो ना हो, बल्ला पकड़ना आता हो ना हो। देखो ख्वाहिश तो हर आदमी की चंद्रमा पे फ्लैट लेने की है लेकिन ख्वाहिश से काम नहीं चलता, उसके लिए उस लेवल का आपके पास एसेट्स होना चाहिए। सेक्स जो है एक बहुत प्रीशियस चीज है, एक बहुत महंगी चीज है, बहुत वैल्यूएबल चीज है। साला शादी करने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। हाँ लगते हैं ना। तो इतनी महंगी जो चीज है उसकी कीमत इतनी महंगी, तो उसकी जो रखरखाव है वो भी बहुत हाई मेंटेनेंस। सर आपने जो बोला उसमें से एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि सुबह 8 से लेकर अगर रात के 8 की अगर कोई ड्यूटी कर रहा है तो उसका सेक्स लाइफ खराब होगा? सिर्फ ड्यूटी कर रहा है, यदि वो खा रहा है, ड्यूटी कर रहा है, हाँ तो खराब होगा ना। वो क्या दे रहा है? वो मुझसे सेक्स लाइफ तो सेकेंडरी चीज हो गई। सेक्स लाइफ इज ए सेकेंडरी चीज, वो खुद ही सही नहीं होगा। आपका जो ऑर्गन है आपको भगवान ने बाहर दिया है, अंदर फिट करके देता तो समझ में आ रहा है। तो इस शरीर के रख रखाव के लिए फिटनेस जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है ना। यदि आप सिर्फ खाए जाओगे और सिर्फ वर्क करोगे तो क्या होगा? सबसे पहले कौन सी डिजीज आएगी? वाई इंडिया इज ए डायबिटिक कैपिटल। डायबिटीज, हाँ। भाई आज दिल्ली में 10 में से 4 लोगों के डायबिटीज है। नॉन एक्टिविटी की वजह से। तो नॉन एक्टिविटी है, तो आपके सिर्फ एक बीमारी नहीं होगी। सेक्स तो सिर्फ उसका एक पार्ट है। एंड वी आर लकी कि यदि आपने उस इंडिकेशन को समझ लिया तो आप अपने लाइफ में रिवॉल्यूशन ला सकते हो। मतलब मेंटल एक्सरसाइज मैटर नहीं करता ना। मेंटल एक्सरसाइज से थोड़ी ना कैलोरीज बर्न होती है। मेंटल एक्सरसाइज से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ब्रेन को इच्छा होती है कि चॉकलेट खा लूं, ये खा लूं, कॉफी पी लूं। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सेक्स के लिए नहीं, सारी चीजों के लिए। तो अब अगर आपसे यही पूछे कि क्या एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि आपका सेक्स लाइफ अच्छा रहे? एवरी एक्सरसाइज। यदि आपको योगा पसंद है तो आप योगा करो। आप 40 सूर्य नमस्कार रोज करो, 50 सूर्य नमस्कार रोज करो। जितने भी आसन है जिनमें हमारे बॉडी मजबूत होती है वो करो। यदि आप जिम के शौकीन हो तो जिम जाओ, स्क्वैट्स लगाओ, बॉडी बिल्डिंग करो, जंपिंग जैक्स करो, सपाटे लगाओ। मतलब जिसके अंदर आपका पसीना निकले। आप रनर हो तो रनिंग करो। मतलब एवरी एक्सरसाइज। कि यदि कोई आदमी सियाचिन के बॉर्डर पे है, उसके पास जिम नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो योगा कर सकता है। मतलब कोई भी आप फिजिकल एक्सरसाइज कोई भी फिजिकली फिटनेस। आप बैडमिंटन खेलते हो, बैडमिंटन खेलो। मतलब बट आपको फील होना चाहिए, मसल दुखनी चाहिए, पेन होना चाहिए। जब तक पेन नहीं होगा प्लेजर नहीं मिलेगा। ठीक है सर। एक तो गुड सेक्स की बात हुई, गुड साइज क्या होता है सर? साइज बहुत मैटर करता है। साइज मैटर करता है। साइज डज मैटर। मर्दानगी मींस साइज, ऐसा हो चुका ऐसा कहते हैं, मिथ है, क्या है? नहीं, ये फैक्ट है कि जिस आदमी के पास जितनी खूबसूरत और बड़ी गाड़ी होती है, लोग
उसकी वैल्यू करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोग बोलते हैं कि साइज डजंट मैटर एट ऑल, ये आधा अधूरा है। साइज मैटर करता है, सैलरी मैटर करती है, खूबसूरती मैटर करती है। कि यदि किसी फीमेल का बूब का साइज छोटा है तो मैटर करेगा दूसरे आदमी के लिए शादी से पहले कि साहब छोटा है। तो अगेन साइज मैटर करता है। अब एक एवरेज साइज जो एक इंडियन आदमी का है वो करीब 5 सेंटीमीटर के ऊपर है, 5.5 इंची के ऊपर है खड़ा होने के बाद। तो यदि 5.5, 4.5, 5 के ऊपर है तो यू आर वेल टू डू, आप अपना जीवन चला लोगे। बट ऑफकोर्स यदि किसी का साइज 7 इंची, 8 इंची, 9 इंची, 11 इंची, 17 इंची है तो वो वेल्दी है। अब वो पैदाइशी वेल्दी है तो क्या कर सकते हैं, किसी के पिताजी के पास करोड़ों की जमीन है तो है आप उसको उससे छीन नहीं सकते वो। बट ही इज लकी। बट अगेन आपके पास महंगी गाड़ी है इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी होगी। आप अच्छी और छोटी मारुति से भी दुनिया के सारे सुख ले सकते हो। ये बात आपने एकदम सही बोली कि बहुत लोगों के लिए जरूरी है। ये वाली लाइन सही है सर, बताएं पूरा बताएं। कि ये आपको आपकी स्किल्स मैटर करती है। कोई भी जो लड़ाइयां है ना वो तलवार की लंबाई से नहीं जीती है, जो योद्धा है उसकी कलाओं से सीखी जाती है। आपके पास एक नॉर्मल एवरेज साइज 6 इंची का, 5.5 इंची का पेनिस है और आपको खेलना आता है, आप घंटों खेल सकते हो तो आप खिलाड़ी हो, आपकी डिमांड है मार्केट के अंदर। सचिन के कद से उसको टीम में नहीं रखा गया है, उसके स्किल से रखा गया है। लेकिन सर साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो क्या ये फीमेल के लिए प्रॉब्लम नहीं होता क्रिएट करना? कई फीमेल्स को प्रॉब्लम होता है। मेरे पास इस तरह के लोग आते हैं कि मेरे हस्बैंड का साइज बड़ा है, मेरे को पेन होता है। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर हम सिर्फ यही बोलते हैं कि जब आप मिशनरी पोजीशन के अंदर जा रहे हैं, सेक्सुअल पोजीशंस में जब जा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि ऐसी पोजीशंस ट्राई करें जिसमें मेल कंट्रोल कर सके कि उसको कितना पेनिट्रेट करना है। जैसे कि एक वुमन को आपने टेबल पे बिठा दिया, टांगे चौड़ी कर दी, जब आप एक्ट कर रहे हो तो यू कैन डिसाइड कितना जाना है। बट वुमन ऑन द टॉप पोजीशन में यू कांट डिसाइड क्योंकि वो जंप कर रही है। मिशनरी पोजीशन के अंदर आप डिसाइड कर सकते हो, बट देयर आर फीमेल्स। अब ऐसा नहीं कि उस वक्त उसकी वजाइना को हम बड़ा कर देंगे, वो हर्ट कर रहा है तो हर्ट कर रहा है, बट ऐसे लकी लोग बहुत कम है। पर ऐसा कहा जाता है सर, एक देश है अफ्रीका, वहाँ कहा जाता है कि लोग ज्यादातर वैसे ही हैं, साइज सारे सबके बड़े। देखो ये भी एक मिथ है कि यदि किसी अफ्रीकन का देखेंगे तो उसका साइज बड़ा होगा। साइज जो है वो डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे, आपके फैट के ऊपर। यदि आप अफ्रीका के किसी अमेरिकन को देखो, अफ्रो अमेरिकन जो 150 किलो का, तो उसका छोटा सा ही होगा, फैट ने उसको दबा रखा है। यदि हम अफ्रीकन को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक लीन थीन दुबला सा आदमी जिसकी सारी की सारी मसल्स दिख रही है, बोन्स दिख रही है, तो उसके अंदर सब क्यूटेनस फैट है ही नहीं। वो इतना हेल्दी है, वो खा क्या रहा है। मेरे साथ अफ्रीकन थे, वो लोग गाय का जो हड्डी है उसका सूप पीता था, वो एक हड्डी उसी को 50 दिन तक उसका सूप पिए जाता था। मतलब वो कुछ खाता ही नहीं था, वो मांस खाता था सिर्फ। लेकिन जो पॉर्न फिल्में होती है उसमें हमेशा यही दिखाया जाता है सर ये परसेप्शन है, ऐसा है कि उनका बड़ा पॉर्न इज अ डिफरेंट इंडस्ट्री। वी आर नॉट फिट फॉर पॉर्न। यदि हम सब जब भी हम कोई पॉर्न मूवी बनाएंगे तो सबसे पहले इंटरव्यू लेते समय इसकी स्किल्स देखी जाती है कि यदि आपको रिसेप्शनिस्ट देखनी तो वो अंग्रेजी कैसी बोलती है। तो ऐसे जब आप पॉर्न देखते हो, बनाते हो, तो देखते हो उसका साइज क्या है। तो ऑफकोर्स उसका नेचुरल साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है। दूसरा, पॉर्न के अंदर जब आप जाते हो तो शूट्स होते हैं, टेक्स होते हैं, इंजेक्शंस लगा लगा के उनको लंबा किया जाता है, एंगल्स होते हैं। वही देख के बच्चे बिगड़ जाते हैं हमारे। सिखाना पड़ेगा ना कि ये रियल लाइफ नहीं है, रील है। इसको एंटरटेनमेंट के लिए देखो, इसको एंटरटेनमेंट के लिए देखो कि ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन 7वीं मंजिल से कूद रहा है और उसके बाल भी बांका नहीं हो रहा और नीचे उतरते सिगरेट फूंक रहा है कि रजनीकांत एक वापस पहुंच गया। तो ये रियल लाइफ में नहीं हो सकता ना, रियल लाइफ में तो वो गंजा ही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये रियल है, ये रील है, ये एंटरटेनमेंट के लिए बना है। रील के चक्कर में मत फंसिए, रील के चक्कर में मत फंसो। सर एक और बहुत अजीब सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। जॉब का प्रेशर होता है, मनी का प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, करियर का प्रेशर होता है। ये आजकल की जनरेशन एक नया शब्द इस्तेमाल कर रही है, परफॉर्मेंस प्रेशर। ये क्या है? परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत पुराना टर्म है। जो सेक्स है उसके 3 मेन रीजन है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के। पहला, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, कि किसी बच्चे में या तो हार्मोन्स बन नहीं रहे
या हार्मोन बनना कम हो गए, एजिंग की वजह से, जॉब के प्रेशर की वजह से, लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से, बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हो रही है कि नाइट शिफ्ट कर रहा है उसकी वजह से। ठीक है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, उम्र के साथ साथ हर आदमी के बाल सफेद होंगे, तो ऐसे ही हर नस सफेद होगी, हर वेन सफेद होगी, बूढ़ी होगी, तो वो एक रीजन हो गया। और तीसरा है साइकोलॉजिकल, फियर ऑफ फेलियर, कि आप बहुत अच्छे संगीतकार हो, बहुत अच्छा गाना गाते हो बाथरूम के अंदर, लेकिन जैसे आप स्टेज पे आते हो तो आप हकलाने लग जाते हो। इट्स द सेम लाइक दैट कि you have good morning erection, you have good testosterone hormone, your partner is beautiful, everything is perfect, बहुत शानदार जिंदगी है, लेकिन जब आप सेक्स में जाते हो तो आपको एक डर बैठ जाता है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं करूं नहीं करूं, मैं छूऊं नहीं छूऊं, कोई प्रीवियस फेलियर कि पिछली बार 3 साल पहले मैं एक लड़की के पास गया था, किस विस कर रहा था, किस करते मेरा चड्डी में ही निकल गया था, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा कि 4 साल पहले लड़की ने मुझे छुआ था, हमने खूब कोशिश करी लेकिन खड़ा ही नहीं हुआ। वो मेरे वापस से इमेज आ जाएगी कि यार फिर से इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार इज्जत खराब हो गई तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो ये जो इज्जत खराब होती है 1-2 बार, तो आदमी को परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है और इस चक्कर में वो परफॉर्म नहीं कर पाता, एंड ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। परफॉर्मेंस प्रेशर में कहीं पॉर्न फिल्मों का या सी ग्रेड फिल्मों का भी हाथ है, आप ऐसा मानते हैं? मैं मानता हूं कि जब आप सिर्फ आपने रियल लाइफ में सेक्स तो किया नहीं, सिर्फ रील्स देखी, एंड दीज आर रियल सिचुएशन कि देयर आर सेवरल ऑफ माय क्लाइंट की बहुत हाईली एजुकेटेड, जीवन में मतलब उन्होंने सिर्फ पढ़ाई करी एंड नाउ अपने करियर के टॉप मुकाम पे पहुंच गए, उन्होंने जीवन में कभी सेक्स के बारे में सोचा ही नहीं। अब उनकी शादी हो रही है बहुत रिच वेल्दी खूबसूरत महिला से, ठीक है। तो जब उसका ब्रेन जो था सेक्सुअल लाइफ के अंदर सिर्फ वो पॉर्न देखता था और मैस्ट्रुबेट करता था, अब रियल लाइफ के अंदर वो सेंस ही नहीं कर पा रहा, वो उसको स्मेल ही नहीं आ रही है उसको। जैसे कि आज हम किसी भी फीमेल को टच करते तो उसकी स्मेल होती है, उसकी खुशबू होती है, उसके पसीने की, उसकी सांसों की, उसकी वजाइना के फ्लोरा की, उसको फील ही नहीं है, उसको कोई सेंसेशन नहीं है उसकी बॉडी को देख के। ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ही वो अभी उसको बोलो कि पॉर्न देख के और मैस्टरबेट कर ले, वो कर लेगा, उसको तुरंत खड़ा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, कि कोई पॉर्न स्टार उसको आ जाए, इमेजिन कर ले बस एक बार और वो उसका जिंदगी में इरेक्शन आ जाए, लेकिन यहाँ उसका जो रियल पार्टनर है वो उसको किस कर रहा है, इवन वो ओरल कर रहा है, एवरीथिंग शी इज डूइंग, बट उसको इरेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रेन है, उसको जो फीलिंग है वो उसी फीमेल से आ रही है, 7 फुट 6 इंच की जो एक औरत जो उसने पॉर्न में देखी है, जो बहुत खूबसूरत है, बहुत गोरी है, जब वो सेक्स करती है तो पूरी दुनिया की चीखें निकालती है। वो जो उसने दिमाग में एक इमेज बना लिया, अब वो कहां से लाए वो? तो फिर सर क्या इलाज है ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों को इलाज करने में बड़ी दिक्कत आती है। सबसे बड़ा दिक्कत तो यह है कि इन लोगों के अंदर ये ऐसा मानने से रेडी नहीं होते कि दैट आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम। अच्छा, स्वीकार ही नहीं करेगा। स्वीकार ही नहीं करेगा। बुलशिट, डॉक्टर इज चूतिया, इसको कुछ नहीं आता, मैं यूएस में जाके इलाज करवाऊंगा। अच्छा, मतलब किसी भी बीमारी का सबसे पहला ये है कि मेरे को प्रॉब्लम है। अरे भाई 2 साल हो गए तू सेक्स नहीं कर पा रहा और अभी भी तू बोल रहा है नहीं कि मेरे में पूरा ज्ञान है, तो पहला तो आपको मानना पड़ेगा। अब इसका रूट कॉज क्या है? पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पॉर्न डिटॉक्स। ओके। नो फोन। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ नोकिया 1100 ले ले, आज के बाद तू फोन नहीं देखेगा या लैपटॉप पे काम करेगा। और ऐसे जो लोग मेरे पास आते हैं ना, बिलीव मी, उनकी वाइफ बोलती है कि पूरा कमरा पॉर्न की सीढ़ियों से भरा है, पूरा कंटेंट में कितना डिलीट करूं। फिर उनके दोस्त लोग भेज देते हैं, और हम सबके दोस्त हम लोगों को कुछ ना कुछ भेजते हैं। तो ऐसे कुछ समय के लिए, जब तक तो सही नहीं हो जाए, मैं बोलता हूँ कि यू हैव पॉर्न डिटॉक्स। अब जंगल तो भेज नहीं सकता। देयर आर सम मेडिकेशन, देयर आर सम ट्रीटमेंट्स, वो हम उनको देते हैं, साइकोलॉजिकल देते हैं, ट्रीटमेंट भी है, साइकेट्रिक मेडिसिन वो देते हैं। मैं कई बार मरीज को यही बोलता हूँ कि बहुत अच्छा टीवी स्क्रीन ले, एक अच्छा पॉर्न चला, तेरे को जैसे ही इरेक्शन आए
स्टार्ट सेक्स विथ योर पार्टनर, मतलब रिचार्ज विथ पॉर्न, डिस्चार्ज विथ योर पार्टनर। ये बड़ी अच्छी टर्म बताई आपने। तो मुझे मैरिज भी तो सेव करनी है कि तू कहीं से भी एनर्जी लेके आ जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तू पॉर्न देख ले। मैं वाइफ को भी बोलता हूँ, मैडम थोड़े दिन के लिए पॉर्न स्टार की तरह झूठ मूठ में आवाजें निकाल दो। सर ये अब आप बार बार आवाजों की बात करें, सेक्स में आवाज का क्या रोल है? अगर कोई फीमेल आवाज निकाल रही, मॉर्निंग कहते हैं जिसको, मॉर्निंग करना, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये आवाजें जो है सेक्स के संकेत हैं कि हम उस एक्ट के अंदर कितने घुले हुए हैं, कितने आनंद में हैं। कि यदि अच्छा, ऐसा नहीं कि हर औरत निकाल रही है, हाँ नहीं निकालते, बहुत सारी निकालती है। अब किसी को आवाज, कई बार स्टिमुलेशन मेल को मिलता है कि वो जैसे ही वो फीमेल की आवाज सुनता है, आह की आवाज सुनता है, तो उसको जो ये कान जो होते हैं, ये एक सेंसरी ऑर्गन है, आंखें सेंसरी ऑर्गन है। तो जैसे ये एक आवाज ध्वनि जाती है तो वो उसका ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है। अच्छा, कि जैसे आप बहुत बड़े नॉनवेज के शौकीन हो और मैंने कहा यार टुंडी कबाब खाएंगे लखनऊ में, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आता है। ठीक है ना? तो सेम विथ कि यदि उसको वो मॉर्निंग से मजा आ रहा है। अच्छा, कई बार फीमेल्स को ऐसा लगता है कि यार सिर्फ मेरे मॉर्निंग करने से मेरा पार्टनर देखो कितना स्टिमुलेट हो रहा है, तो दिस इज आल्सो ए वंडरफुल थिंग। ओके। देन कुछ आवाजें ऐसी होती है कि जब हम पॉर्न देख रहे होते हैं तो पॉर्न में देखते हैं कि एक आदमी उसके बटक को मार रहा होता है। तो वो जो आवाजें होती है, वो जो पीड़ाएं होती है, जो एक प्लेजर वाली पीड़ा होती है, जब आप हल्का सा रब करते हो, बाइट करते हो, जो जंगलीपन लाते हो, वहशीपन लाते हो, दरिंदगी लाते हो, तो सेक्स के अंदर और मजा आने लगता है। क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। उसका जो रस है ना, हर आदमी का रस लेने का तरीका अलग है। कोई चाय सुड़क सुड़क के पीता है, कोई चुपचाप पीता है, कोई नॉनवेज दबा दबा के खाता है, कोई बहुत सलीके से खाता है। तो एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरी फीमेल इज डिफरेंट। अभी इसी पे आपने कहा कि जंगलीपन, ये वाइल्ड सेक्स क्या होता है? ये वाइल्ड सेक्स, ये बड़े टर्म चलती है। हाँ, कि वाइल्ड सेक्स है कि मैं और मेरा पार्टनर एक दूसरे को सेक्स में कितना एक्सप्लोर कर रहे हैं, कितना निचोड़ रहे हैं। अच्छा। कि यदि मैं मेरे पार्टनर के साथ सेक्स कर रहा हूं और हम सेक्स के उस लेवल पे आ रहे हैं, देखो एक होता है सेक्स, नॉर्मल सेक्स, कि हमने सेक्स किया, सो गए, फिर घंटे भर बाद फिर मेरे को बोल दो तो मैं फिर सेक्स कर लूंगा। और एक होता है वाइल्ड सेक्स, जो आज सपोज करो कि आपने कुछ ऐसा सब्सटेंस ले लिया या आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा सब्सटेंस, पुराने जमाने में लोग भांग ले लेते थे, और उसके बाद सेक्स में लगे पड़े, पसीने से तर बतर हो रहे हैं, बेहतरीन सेक्स चल रहा है, वो वाइल्ड है। वाइल्ड सेक्स जो है वो मतलब एक इमेजिनेशन है जिसमें आप कितना जा सकते हो, कितना घुस सकते हो, कितना पागल हो सकते हो एक दूसरे के लिए, कंसेंट के साथ। कंसेंट बहुत जरूरी है। क्या इसमें क्रूएलिटी भी आ जाती है वाइल्ड सेक्स? यदि कंसेंट नहीं तो क्रूएलिटी आ जाएगी। आप वाइल्ड हो रहे हो और आपका पार्टनर चीखे जा रहा है दर्द के मारे, तो वाइल्ड थोड़ी ना होगा, फिर ये क्रूएलिटी हो गई। पर आप और आपका पार्टनर एक दूसरे को निशान बना रहे हैं और अगले दिन शर्मा रहे हैं एक दूसरे को देख, क्योंकि मैंने तेरे को यहाँ काट लिया, तेरे यहाँ बटका भर लिया, तेरे ये निशान हो रहे हैं, तेरे पीठ पे ये निशान हो रहे हैं। तो वो जो, लेकिन दे आर हैविंग प्राउड ऑफ दैट निशान से, यार वो आदमी चला चला के ऐसे अपनी दिखा रहा होता है। तो वो एक अलग मोमेंट से सेक्स के। सर आपके पास कोई ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं यार मेरा तो 5 मिनट में ही काम हो जाता है, मुझे आधे घंटा करना है? मेरे पास सारे लोग इसीलिए आते हैं कि मेरी गाड़ी का एवरेज बढ़ा दो। क्यों सर, क्यों आते हैं? नहीं, एवरीबडी वांट ए गुड एवरेज। पहले जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई थी तो 100 किलोमीटर चलती थी, अभी महिंद्रा की 500 किलो। तो एवरेज बढ़ाना तो हर आदमी को लगता है, क्यों बढ़ाना चाह रहा है? पहला तो पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है, कि मेरा पार्टनर सेटिस्फाइड ही नहीं होता, मैं डालता हूँ, डिस्चार्ज हो जाता हूँ, डालने के 10 शॉट में आउट हो जाता हूँ, 1 मिनट में आउट हो जाता हूँ, 5 मिनट में आउट हो जाता हूँ। तो पहला रीजन 99% लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि मेरा पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा, इसलिए नहीं आते कि मेरा तो पार्टनर सेटिस्फाइड है लेकिन मुझे फिर भी 2 घंटे करना है। तो नेचुरल चीज है, यदि पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है तो ये एक अच्छी समझ की बात है कि मेल को आना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए। देयर आर ट्रीटमेंट्स, देयर आर वंडरफुल मॉलिक्यूल्स, तो उससे हो जाते हैं सबको सही? 100%। और ये सब सोशल मीडिया पे जो नीम हकीम वैद्य बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हम आपका 1 घंटा बढ़ा देंगे, ये प्रोडक्ट खा लो, मेरे पास ऐसे चीज़ें हैं, फिर वो क्या है? फिर वो और इसमें सर एक सबसे बड़ा अभिषेक के सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आजकल चल रहा है शिलाजीत ले लो,
शिलाजीत को लोगों ने गलत बना हाँ, दिया। वही मैं शिलाजीत कुछ इसलिए और पूछ था, रहा हूँ लेकिन कि क्या है जो बांट रहे हैं लोग पुड़िया। हमने जो बात करी सबसे पहले कि जो ये आदमी कर रहा है 1 घंटे का जो ख्वाब दिखा रहा है, तो जो 1 घंटे का ख्वाब दिखा रहा है वो अपना धंधा बना रहा है। ही इज मेकिंग मनी बाय दिस। कि हर आदमी चाहता है कि मैं घंटे घंटे भर सेक्स करूं। अब उस चीज का फायदा कोई भी उठा सकता है। वो आपको दवाई दे रहा है, आप उसके पास जाते हो, वो शुरू में आपको कुछ नुस्खे बताता है कि लौंग के तेल में ये डाल लो, शहद के अंदर 2 लौंग डाल लो, 2 इलायची मतलब वो कुछ ना कुछ फर्जी आपको ज्ञान जरूर दे देगा। आप करने लगते हो, फिर टेलीफोन नंबर आ जाता है स्क्रॉल। तो आप जब वो पैकेजेस या वो पुड़ियाएं खाने लगते हो, उनके अंदर स्टेरॉइड्स मिले होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, या आप तो टाइम बढ़ाने जा रहे थे, यहाँ आपका टाइम ही खत्म हो जाता है। यू नेवर नो कि वो उस पुड़िया में क्या बेच रहा है। सर एक लाइन है जो लड़की को रुला देते हैं या बीवी को रुला देंगे, वो ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहिए ना? नहीं, क्यों करना है? हमें हमारे पार्टनर को रुलाना है, उसको सेटिस्फाइड करना है। तो ऐसे जो मतलब उसको बेचा ऐसे ही जाता है, उस प्रोडक्ट्स को ऐसे ही हाँ, बेचे जाते हैं। चीखे निकाल देंगे, चीखे निकाल चीखे निकल जाएगी, पलंग तोड़ देंगे, पलंग चीखे तोड़ निकाल देंगे। हाँ, ये सब तो क्या है? वो मार्केटिंग का इसी तरीके से तो मार्केटिंग होती है कि आपको कुछ बेचना है। और बेचना कैसे? कि कोई साइंटिफिक मेडिसिन तो नहीं है, कोई ऐसा विज्ञान नहीं है। बड़े बड़े रिसर्चर्स, जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं जिनका अरबों टर्नओवर है। सेक्स तो हिंदुस्तान में थोड़ी ना होता, पूरी दुनिया में होता है। आज वाइग्रा है, वो किसने बनाया है? बाहर की कंपनी ने बनाया। अब जिस कंपनी ने वाइग्रा को इन्वेंट किया, उसने कितना पैसा बनाया था? उसका जो प्राइस था, उसका जो वैल्यूएशन था, वो माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा था जब वाइग्रा का पेटेंट ऑफ नहीं हुआ था। सब फिर भी, लेकिन मैं चाहूंगा, जैसे बहुत सारे व्यूअर्स हमारे सुन रहे हैं, अगर आप कोई दवा या कोई ऐसी चीजें जो सजेस्ट करना चाहें कि अगर कभी कदार आपको महीने में लगे कि नहीं हमको थोड़ा प्लेजर बड़ा चाहिए, समय ज्यादा चाहिए, तो कुछ सजेस्ट करते हैं आप कभी? देखो, कभी भी ऑनलाइन फोन पे या किसी डॉक्टर की बात सुन के दवाई नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। कि आज मैं पॉडकास्ट पे बैठा हूँ, मैं आपको बताऊं कि यार टाइमिंग बढ़ाने के लिए डेपोक्सेटिन आती है, फ्लुक्सेटिन आती है, लंबे में स्प्रे आते हैं, जेल आते हैं, लिडोकेनाइन जेल है, स्प्रे मार्केट में भरा पड़ा है। बट अगेन एवरी बॉडी इज डिफरेंट। हर पेशेंट का बुखार का रीजन अलग है। बिल्कुल। कि इसके डेंगू है, इसके मलेरिया, इसके टाइफाइड है, इसके डायरिया की वजह से बुखार आ रहा है। तो आपका रूट कॉज तो कुछ और है ना यार। कि यदि आपको वाइग्रा खा के सेक्स करना है तो उसके लिए डॉक्टर की तो जरूरत ही नहीं, केमिस्ट ही दे देगा। क्योंकि 5 रुपए का मॉलिक्यूल है, 100 रुपए में वो बेचेगा, 95 रुपए पैदा होंगे, तो ही इज हैप्पी। तो सर ये जो लोग वाइग्रा की गोली ले लेते हैं 25 mg 50 mg, मैं नहीं जानता क्या उसकी क्वांटिटी होती है, ये कितना खतरनाक हो सकता है किसी इंसान के लिए? वाइग्रा इज ए वंडरफुल मॉलिक्यूल, लेकिन वाइग्रा एक दवा है, मैजिकल ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि यदि आप हार्ट डिजीज के पेशेंट हो, और मेरे पॉडकास्ट के अंदर मैं जब भी कुछ बोलता हूं उसमें सैकड़ों लोग कमेंट करते हैं कि हाँ मेरे को वाइग्रा खाने के बाद अटैक आया। अच्छा। हाँ, एंड देयर आर मल्टीपल, हजारों लोग हैं इस दुनिया में, हजारों, जिनको अटैक आता है, जो बचे हैं। अच्छा, जो बचे हैं। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मरे हैं वाइग्रा खा के। आप गूगल कर सकते हैं जो मैंने बोला है कि आप कार्डिक पेशेंट हो, 60 साल के हो, नाइट्रेट्स ले रहे हो, ऐसे देयर आर मेनी मेडिसिन्स विच आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कॉन्ट्रा मतलब लोगे मरोगे। अब ये आपको पता ही नहीं है। आप बहुत सारे कार्डिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे नाइट्रेट्स होते हैं, कार्डिक पेशेंट्स को दिए जाते हैं। अब कार्डिक पेशेंट्स बाबूजी ले रहे हैं, एकदम से उनको ठरक चढ़ी और वो वाइग्रा लेके आ गए, तो उसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। उन्होंने ले ली तो तकदीर अच्छी हुई तो आईसीयू में पहुंचेंगे, और तकदीर बुरी तो शमशान पहुंचेंगे। बाप रे। अब बताइए, लोगों को नॉलेज नहीं, और लिए जा रहे हैं, लोग लिए जा रहे हैं, अटैक्स आ रहे हैं। एंड दीज आर नॉट गांव वाला पढ़े लिखे लोग कि यार क्या फर्क पड़ रहा है एक गोली खाने से। तो एक गोली खाने से भी फर्क पड़ जाता है यार। सुसाइड करने के लिए तो एक फ्लोर ही बहुत होती है, मतलब वो जहर है। हाँ, और ऐसे भी लोग हैं जो 200 mg 300 mg खा रहे हैं, सेक्स करे जा रहे हैं। 200 mg? 200 mg सर 200 mg तो बहुत होती होगी मुझे लगता है। सर यही तो मैं आपसे समझाने की कोशिश करूँ, उसको नॉलेज नहीं है,
उसने सोचा 1 घंटा सेक्स किया था पिछली बार एक गोली लेके, हम्म, आज वैलेंटाइन डे है तो 2 गोली ले लेता हूँ, 2000 रुपए का ओयो भी बुक किया है, सब वसूल वो करना है, सब वसूल करना है उसको। चाहे अपनी जान चली जाए। जान तो सेकेंडरी हो गई ना उसकी जान तो कहीं और है अभी। लेकिन जिंदगी सर तो ये वैग्रा के अलावा ये ब्लू पिल्स क्या होता है? ये ब्लू पिल्स वाइग्रा को ही बोलते हैं। ये जो है PD5 इनहिबिटर एक क्लास है जिसमें वाइग्रा आता है, सिल्डेनाफिल सिट्रेट वाइग्रा का सॉल्ट है, टाडालाफिल आता है, अवानाफिल आता है, वर्डेनाफिल आता है, मतलब एक क्लास ऑफ ड्रग्स है। जितने फिल्स आते हैं ये सारे जो पिल्स आते हैं इनको ब्लू पिल्स बोलते हैं, मैजिकल पिल्स बोलते हैं, जादू की गोली। जादू की गोली? जादू की गोली क्या बेचने का तरीका है बताओ, जिससे जान जा रही है उसको कह रहे हैं जादू की बेसिकली ये जो दवाई बनी थी ये बनी थी हाइपरटेंशन के लिए, कम करने के लिए, बीपी को कम करने के लिए। तो रिसर्च तो हुआ था इसके लिए, लेकिन जिन मरीजों पे ट्रायल हुआ दे आर हैप्पी कि बीपी तो कम नहीं हुआ, क्यों आया आज मेरे पास? कि सर उससे साइड इफेक्ट बहुत अच्छा हुआ, बड़ा पेनिस खड़ा रहा। तो एक ही मॉलिक्यूल है जो इस दुनिया में साइड इफेक्ट की वजह से बिकता है, दैट इज वाइग्रा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। हाँ आपदा में अवसर, आपदा में अवसर वो हो गया। एंड दैट मॉलिक्यूल हिट्स द इंडस्ट्री और उसने सेक्सुअल मेडिसिन की लाइफ बदल दी। सर यही हमने शुरू में बात की थी ना कि हर इंसान को सेक्स की जरूरत है, सब करना चाहते हैं लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता, सही बात कोई नहीं करना चाहता उस पर। तो ये उसका प्रमाण है कि वो जो उसने चेंज कर दिया, पूरा इंडस्ट्री को बदल दिया, तो इसका मतलब कि जरूरत तो बहुत लोगों को थी उसकी। उसने, मैंने कहा ना कि उसका जो शेयर अमेरिकन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम शेयर MSD का जिसने वाइग्रा को खोजा था, माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा आ गया था रेवेन्यू। लोग ब्लैक में खरीदे थे, अच्छा। $400 देके वाइग्रा खरीदते थे, $400। आप समझ सकते हैं कि 40,000 रुपए देके एक गोली खरीद रहा। लेकिन सर मान लीजिए किसी का जल्दी इजेक्ट होता हो, जल्दी इरेक्ट हो जाता हो, तो उसको अगर ब्लू पिल्स लेना ही है तो क्या सही डोज होता होगा, या फिर वो आपसे पहले संपर्क करें? नहीं सर, कभी भी इस तरह की दवाइयाँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये थंब रूल बना ले। इस दुनिया के अंदर इंडिया की जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो बेस्ट फैसिलिटीज में मानी जाती है और चीप में मानी जाती है। विदेश से लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म पर चल रहा है कि साला आपके पास कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन डालोगे तो सैकड़ों पोर्टल्स खुल जाएंगे जहाँ कोई ना कोई डॉक्टर आपको 1,500 रुपए में कंसल्टेशन दे देगा। आपकी जान की कीमत 1,000 रुपए से ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके फिर पूछ लो, वो पूछ लेगा भाई ये पैरामीटर्स क्या है, ये क्या पोजीशन है, शुगर की क्या पोजीशन है, कोई दवाई तो नहीं ले रहे, कोई स्टेटिन तो नहीं ले रहे, कुछ 4 चीजें पूछेगा और वो बता देगा कि ये ले ले पहले, और तेरे को लेनी क्यों है। हाँ, अब कई भी ऐसे बोला ना कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है किसी को, कई बार देश की इज्जत खराब करने के लिए जब थाईलैंड पहुंच जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि साहब कितने mg ले ले 50 mg पैसे दे चुका हूं अपने। सर एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि प्री मैच्योर एजैकुलेशन तो होता है, कुछ लोग ऐसा, मैंने केसेस पढ़े भी, रिसर्च कर रहा था, जिनका एजैकुलेट ही नहीं होता, वो आधे घंटे सेक्स करें, 50 मिनट सेक्स करें, 1 घंटे सेक्स करें, वो क्या होता है, वो क्यों होता है? इसको डिलेड इजैकुलेशन बोलते हैं। हाँ। अब डिलेड इजैकुलेशन का जो मेन रीजन है वो है मैस्टरबेशन। अच्छा। जब आप मैस्टरबेट करते हो तो मैस्टरबेशन के समय आपका जो प्रेशर होता है आप हाथ से डिसाइड कर लेते हो, फ्रीक्वेंसी आप हाथ से डिसाइड करते हो, इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, प्रेशर जोर से लगाना है, कम लगाना है। तो नाउ योर ब्रेन इज एडिक्टेड टू दैट प्रेशर एंड दैट फ्रीक्वेंसी कि मुझे ऐसे ही इजैकुलेशन आता है। अब जब मैं वजाइना में हूं तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, आई एम नॉट ए रोबोट। वजाइना में तो आप धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से सेक्स करोगे, वजाइना का जो प्रेशर है वो भी आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो ओपन भी हो सकती है, टाइट भी हो सकती है। तो इसको इसी प्रेशर पे इजैकुलेशन होगा। ये 1 घंटे सेक्स कर लेगा, इसका इजैकुलेट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बाहर निकालेगा, हल्का सा करेगा, 1 मिनट में इजैकुलेट हो जाएगा। तो ये पॉर्न की वजह से और मैस्टरबेशन की वजह से होता है। तो इसके लिए भी पॉर्न डिटॉक्स करे वो इंसान, पॉर्न डिटॉक्स करे और मैस्टरबेशन स्टॉप करे। एंड देयर आर मॉलिक्यूल्स, देयर आर मेडिसिन्स जिससे ये सही हो जाते हैं। देयर आर पोजीशंस कि यदि एक आदमी है उसको सिर्फ तख्ते पे रगड़ के ही इजैकुलेशन होता है, कि वो प्रॉन मैस्टरबेशन करता है, हाथ से नहीं करता। अब वो तख्ता, तो वाइफ तो तख्ता नहीं बन सकती, तो हम उनको कुछ टेक्निक्स बताते हैं, कुछ
सेशंस लेते हैं काउंसलिंग के कि आपको ये पोजीशन करनी है, इस पोजीशन में जाना है सेक्स करने के लिए, तो वो सही हो जाते हैं। सर आपको कभी ऐसे लोग टकराए मतलब शादी से पहले ना उन्होंने मास्टरबेशन किया हो और डायरेक्ट शादी हो गई, अब सुहागरात मनानी? बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, बहुत ईमानदार लोग भी तो हैं। उससे फर्क पड़ता है सर अगर किसी ने अगर मास्टरबेशन ना किया हो और शादी की पहली रात जानी है, तो उससे फर्क पड़ता है उनको वैसे लोगों पे? देखो ऐसे लोग जो मैंने मेरी लाइफ में कम देखे, क्योंकि मेरा सेंटर जो है वो बीमारों का इलाज करता है, तो वो सब खेले खाले होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब अब मैं आपको सच बताऊंगा कि जिन्होंने जीवन में न कभी मैस्टरबेशन किया, अब उनकी शादी हो गई, तो दे डोंट नो हाउ टू डू सेक्स। उनको पता ही नहीं घुसाना का है, उनको पता ही नहीं कि चमड़ी पीछे भी जाती है, उनको ये पता ही नहीं कि धुलती भी है। मैं जब उसका ढक्कन खोलता हूँ तो उसमें से बास आ रही होती है, इतना दही जमा हुआ होता है जिसको स्मैग्मा बोलते हैं। बास के मारे हम लोग मतलब स्प्रे मार रहे होते हैं, तो उसने कभी देखा ही नहीं। तो मतलब मास्टरबेशन ना करना वो भी एक बड़ी बीमारी है? ये एक बीमारी है कि यार उसने कभी सेक्स को फील ही नहीं किया। ये जरूरी नहीं उसने मैस्टरबेट किया है नहीं किया, पर उसने कुछ भी नहीं किया लाइफ में, इसलिए उस अच्छा पुराने जमाने में तो 16-15 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, तो वो एक अलग एज होती थी कि लड़की 2 दिन के लिए आती थी, जैसे गांवों में होता है, फिर महीने भर बाद आती थी, तो वो सेक्सुअली इंटरेक्शन करते थे एक दूसरे के साथ। अभी कई बार ऐसा होता है कि 35 का दूल्हा है, 32 की दुल्हन है, कभी सेक्स ही नहीं किया इन्होंने, दोनों ही अनाड़ी हैं। तो ऐसे लोगों को हम सिखाते हैं सेक्स करना। एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, बड़ा इसको लेके मिथ है या सच है मैं नहीं जानता, कि अगर आप हाई हैं, हाई इन द सेंस कि आपने ड्रग्स ले रखा है, ड्रिंक कर रखी है, कोई नशे में है, तो आपकी सेक्स टाइमिंग बढ़ जाती है, आप इजैकुलेट नहीं होते, ऐसा होता है? ऐसा होता है कि कोई भी नशा जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, वो अफीम हो सकती है, वो गांजा हो सकती है, वो बियर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब वो सब्सटेंस आप लेते हो तो आपका शरीर क्या होता है, सुन्न पड़ जाता है। दारू पीने के बाद आप राजा होते हो, आप अंग्रेजी बोलने लगते हो, शेक्सपियर बन जाते हो, तो आपकी संवेदनाएं खत्म हो जाती है। आपको पता ही नहीं होता कि उस टाइम पे हर आदमी पीएम से कम नहीं समझता अपने आप को, तो उस वक्त सेंसेशन खत्म हो गई, तो आप सेक्स को फील ही नहीं कर रहे, आप 1 घंटे तक सेक्स करते रहोगे। एंड दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ मेनी पीपल कि उनका टाइम बढ़ जाता है, वैसे वो पुअर परफॉर्मर है, इसलिए वो कई लोग ऐसे होते हैं कि रोज फिर 2 बियर पी के ही सेक्स करता हूँ साहब। उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि पहला तो आप एडिक्टेड हो गए अल्कोहल के या नशे के, जिस भी नशे के, और दूसरा कि एक समय बाद वो नशा आप पे काम करना बंद कर देगा, बंद करता है। इसको हम बोलते हैं विस्की डिक। अच्छा, विस्की डिक कि विस्की की वजह से डिक खराब हो गया उसका, कि पहले तो उसको बड़ा आनंद आ रहा था, विस्की ले लेके मजे कर रहा था, अब विस्की ने काम करना बंद कर दिया, इम्यून हो गई बॉडी इम्यून हो गई। या हैवी डोजेस, अब वो पहले तो क्वार्टर लेता था, अब वो क्वार्टर का जो आगे अगला स्टेज होता है हाफ लेता है, तो ना उसको और हैवी डोजेस चाहिए, तो उसको विस्की डिक बोलते हैं। अगेन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। आप सर ये बताइए, क्या पीरियड्स के दौरान सेक्स करना चाहिए और ये हाइजेनिक है? पीरियड्स के दौरान आप सेक्स कर सकते हो, हाइजेनिक जो है वो डिपेंड करता है आपके पार्टनर के कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, पीरियड्स के दौरान हमेशा उसी पार्टनर के साथ सेक्स करना चाहिए जो आपके लिए कमिटेड है, जो लॉयल है, जो आपका पार्टनर है, परमानेंट पार्टनर है। कहीं और जगह जाके सेक्स करके आओगे तो 110% इन्फेक्शन लेके आओगे, 110%। पर यदि आपका पार्टनर है, आप कमिटेड हो, एक दूसरे के साथ ही सेक्स करते हो, लॉयल हो, तो सेक्स कर सकते हो। यदि आपका पार्टनर कंफर्टेबल है, उसको पेन नहीं है, तो पीरियड्स के दौरान सेक्स करने के 2 फायदे होते हैं। पहला तो लुब्रिकेशन अच्छा होता है, चिकनाई अच्छी होती है। दूसरा, फीमेल को यदि कई बार क्रैम्प आ रहे होते हैं तो सेक्स के दौरान जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो क्रैम्प भी कम हो जाते हैं। तो देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ डूइंग सेक्स व्हाइल पीरियड्स। लेकिन यहाँ तो मिथ ये है कि पीरियड्स के दौरान सेक्स नहीं करना चाहिए। पुराने जमाने की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ कल्चर था कि 3 दिन तक इवन औरत किचन में भी नहीं जाती थी। वो एक अलग थॉट प्रोसेस था, उस वक्त पैड नहीं होते थे, तो एक औरत हमेशा स्टेबलाइज रखते थे, कोशिश ये करते थे कि वो रूम के जिस जगह पर है वहीं रहे, आदमी छुए नहीं। लेकिन आज पीरियड्स के दौरान पायलट्स एरोप्लेन चला रहे हैं और एवरीबॉडी इज डूइंग देयर वर्क, तो सेक्स कर सकते हैं। सर एक और जो यंग जनरेशन है, कई प्रदेशों में प्रॉब्लम ये है
ड्रग्स, सूखा नशा ले रही है जनरेशन। तो ये जो सूखा नशा है, ड्रग्स है, ये क्या आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बर्बाद करती है आने वाले टाइम में? जो भी सूखा नशा है, चाहे वो स्मोक है, चाहे वो गांजा है, चाहे वो एमडी ड्रग्स, पता नहीं कौन कौन सी जो नशे की दवाइयाँ, चरस है, एंड आई हैव रियल पेशेंट्स कि जब वो कॉलेज में थे तो वो नशा करते थे, अच्छी क्वालिटी का, यही सब पाउडर, और वो जब सेक्स करते थे तो वो सेक्स को बहुत बेहतर एंजॉय करते थे। अगेन वाइल्डरनेस में आ जाते थे, क्योंकि सेंसेशन तो खत्म, जवानी का नशा, टेस्टोस्टेरोन हाई, सेक्सुअल नीड्स हाई, तो आप बहुत अच्छा सेक्स कर देते। धीरे धीरे वो शरीर को जैसे जैसे खोखला करता जाएगा। अब उनकी स्थिति ये हो गई है कि माई मेडिसिन आर नॉट वर्किंग, माई ट्रीटमेंट इज नॉट वर्किंग, बिकॉज उसने उस ऑर्गन को इतना खोखला कर दिया है कि अभी कोई दवाई काम नहीं करती। तो ये बहुत खराब चीज है कि आप जब इस नशे में होते हो तो आपको आनंद आता है और आपको लगता है यही रियल सेक्स है। मतलब आप इतना मिसयूज कर चुके हैं किसी ऑर्गन को कि वो डेड हो जाता है। वो डेड हो जाता है, देन इम्प्लांट कराओ सिर्फ। अच्छा, इम्प्लांट भी होता है? पेनिस इम्प्लांट होता है? हाँ। तो ये कितना सही और सेफ है क्या? पेनाइल इम्प्लांट जो होता है, जब बिल्कुल कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, कोई संभावना नहीं बची है, तब पेनिस के अंदर एक प्लास्टिक का पाइप डाल देते हैं और उससे हम पेनिस को खड़ा करते हैं। लेकिन इम्प्लांट इज नॉट एवरी इम्प्लांट इज सक्सेस। 40 से 50% इम्प्लांट इज सक्सेस होते हैं। दूसरा, इम्प्लांट के बाद पेनिस का साइज भी रिड्यूस हो जाता है। ओके, छोटा हो जाता है। छोटा हो जाता है। सर, क्या ये ओरल सेक्स जो लोग करते हैं उनको कैंसर का खतरा ज्यादा होता है? देखो, ओरल सेक्स जो है उन लोगों के अंदर खतरा ज्यादा होता है जो लोग कमिटेड नहीं अपने पार्टनर के लिए। ओके। हॉलीवुड के एक एक्टर है माइकल डगलस। हाँ, माइकल डगलस है। उन्होंने ये बोला था कि मेरे को जो थ्रोट कैंसर हुआ है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से हुआ है, जो कि ओरल सेक्स से होता है। तो एक वायरस है HPV, जब आपके यदि वो पेनिस पे है और आप ओरल सेक्स कर रहे हो तो आपके थ्रोट में वो आ जाता है, और जब इम्यून सिस्टम पुअर होता है तो वो वहां पर कैंसर कर सकता है। देयर आर सेवरल स्टडीज कि जो ये बोलती है कि अनहाइजेनिक जगह पे ओरल सेक्स करते हो, अब आप प्रोस्टिट्यूट के साथ ओरल सेक्स कर रहे हो तो मतलब आप क्या उम्मीद करते हो? ओके। पर यदि आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल हो, कमिटेड हो और हाइजेनिक दोनों मेंटेन करते हो, कि सेक्स के नियम जानते हो कि सोने से पहले हम अपने ऑर्गन साफ करेंगे ब्रश के साथ साथ, तो आप ओरल सेक्स पे जा सकते हो। सर, ओरल सेक्स की बात कर रहे हैं हम, क्या ओरल सेक्स से HIV हो सकता है? ओरल सेक्स से HIV क्यों नहीं हो सकता? यदि आप ओरल सेक्स कर रहे हो और उस वक्त कोई दांत वांत लग गया और पेशेंट की HIV है, सपोज करो कि कोई फीमेल है, प्रोस्टिट्यूट है, वो आपका ओरल कर रही है और उसका आज ही RCT हुआ है, रूट कैनाल सर्जरी हुआ है, और उसका ब्लड रिस रहा है, तो वो आपको HIV दे सकती है। अच्छा, हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? HIV किस चीज से हो रहा है? ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट। अच्छा। तो आपने ओरल सेक्स कराया, उसने RCT कराई और आपके पेनिस पे हल्का सा कट लग गया, तो हो गया ना HIV। पॉसिबल है ट्रांसमिशन। तो मतलब ये जो मिथ है कि ओरल सेक्स से HIV नहीं होता, ये गलत है। HIV हो सकता है, कंडीशंस है। मतलब आपकी गलती होगी, आपकी आप गलती होगी। यदि गलत जगह कर रहे हो, आप अनहाइजेनिक जगह पे कर रहे हो, मतलब प्रोबेबिलिटीज आर देयर ना? हाँ, 100% प्रोबेबिलिटीज है कि आप किसी HIV पर्सन के साथ ओरल सेक्स कर रहे हो, तो हो सकता है। कटना ही तो है, ब्लड ही तो जाना है। सर, एक कॉन्डम के बारे में बात करें, कॉन्डम से क्या प्लेजर कम होता है क्या? देखो, इसका आसान बहुत ही जवाब है कि जब हम बाइक चलाते हैं और हेलमेट नहीं लगाते हैं तो हवा हमारे कानों को जब ठहराती है और हम धोनी जैसा फील करते हैं, लंबे लंबे बाल उड़ते हैं, तो बड़ा मजा आता है। सर, आपका एग्जांपल शानदार एग्जांपल दिया आपने। जी सर। ठीक है सर, नेचुरल है कि जब आप हेलमेट लगाते हो तो प्लेजर कम हो जाता है, मजा नहीं आता। सेम विथ कॉन्डोम, कि जब आप कॉन्डोम लगा लेते हो तो सेंसेशन थोड़े से कम हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं। 19-20 फर्क पड़ता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। बट क्या हमारे जान की कीमत इतनी सी भी नहीं है कि थोड़े से प्लेजर की वजह से हमको STD ले लें, या कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाए कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसको कॉन्डोम नहीं लगाना क्योंकि उसको प्लेजर नहीं आ रहा, तो क्या प्रेग्नेंट होना है आपको? तो ऑफ कोर्स मजा नहीं आएगा, कम आएगा, पर इतना बुरा भी नहीं होता। एंड इंडस्ट्री के अंदर अल्ट्रा थिन कॉन्डोम आ गए, इतने पतले हैं कि आपको पता ही नहीं चलता।
पर वो लगाना नहीं चाहते ना सर। आज की यंग जनरेशन बहुत अजीब हो गई है, वो पता नहीं उनको किस तरह का प्लेजर बेयर चाहिए। बैकिंग का एक ट्रेंड चलता है कि हम बिना कॉन्डम के सेक्स करेंगे। देखो, दुनिया के अंदर मूर्खों की तो कमी नहीं है। अब यदि कोई खुद ऐसी जगह पे, मतलब यदि हम यूरोप की बात करें तो वहां पर एक चीज बड़ी कॉमन थी कि बारिश और लड़की का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है। तो हर आदमी अपनी पर्स के अंदर कॉन्डोम लेकर चलता था, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। आप अच्छा। हुकअप कल्चर में जा रहे हो, गुड़गांव के मॉल के अंदर दारू पी के सेक्स कर रहे हो और कॉन्डोम आपको लगाना नहीं है। फिर जब वो एक्ट खत्म हो जाएगा, अगले दिन जब आप नॉर्मल जिंदगी में आओगे तब आप भागोगे कहीं पे। तो आपने बताया कि अगले दिन जब कॉन्डम फट गया तब लोग आपके पास आ जाते हैं। हाँ, तो उस वक्त क्या करें हम? लड़की भी नहीं है साथ में, पता भी नहीं है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और फिर वो उसी दिन परेशान नहीं होता, वो अगले 2 साल तक परेशान होता है, क्योंकि गूगल इतना कर चुका होता है। अरे गूगल तो बर्बाद मार रहा है, दिमाग वो खराब पूरे कर दिन गूगल कर रहा होता है कि खांसी हो गई, HIV तो नहीं हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, HIV तो नहीं हो गया। उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। तो थोड़ा सा प्लेजर कम मिल जाएगा पर तकलीफ तो कम होगी। कॉन्डम सेफ है, कॉन्डोम जरूरी है। सेफ है। लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही है, फिर आई पिल्स खा रही हैं, उनका हार्मोन सिस्टम खराब हो रहा है, PCOD हो रहा है। अच्छा, ऐस- हाई पिल्स की वजह से? क्यों? क्योंकि वो कॉन्डोम यूज नहीं कर रहे। कॉन्डोम यूज नहीं करेंगे तो प्रेग्नेंट हो जाएंगे। फिर प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए वो आई पिल लेंगे 72 आवर्स के अंदर, तो उससे उसका हार्मोन सिस्टम खराब हुआ, उसकी साइकिल खराब हुई, PCOD डेवलप हुए, प्लस STD का जो गिफ्ट मिलेगा वो तो है ही। सर इसमें एक सवाल ये भी आता है, अगर कॉन्डम की बात करते हैं, कॉन्डम पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? मैं आंखों से तो देख नहीं सकता वो सही है नहीं सही है, फट गया, छेद है, क्या है, कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, कितने %? यार कॉन्डोम कोई ऐसा तो है नहीं कि गली के अंदर बना के अपने को बेच रहा है, कि दिल्ली के कनॉट प्लेस पे पीछे कोई फैक्ट्री डाली। बड़ी ऑथेंटिक कंपनियां बनाती है, अच्छी अच्छी कंपनियां बनाती है, कि आज यदि आप कॉन्डोम लेने जाते हो तो उसका प्राइस सस्ता नहीं है। नहीं, सस्ता नहीं है। 40-50 रुपए से कम किसी भी कंपनी का कॉन्डोम नहीं आता। और यदि आप अच्छे ड्यूरेक्स वगैरह के कॉन्डोम लेते हो तो 300-400 रुपए के आते हैं। तो ट्रस्ट तो अब ऐसा तो है नहीं कि निकाल के और हवा में फुला के और गुब्बारा बना के देखेंगे। नेचुरल है कि ऐसी पर अगेन यदि सपोज करो कोई हल्का फुल्का ब्रेक भी है, कोई छेद भी है, तो उससे आपको इन्फेक्शन तो नहीं होगा। इन्फेक्शन तो बिल्कुल जब आप नग्न अवस्था में कर रहे हो तो होगा। कोई छोटा मोटा छेद भी होगा तो क्या फर्क पड़ा? प्रेगनेंसी का डर तो होगा। प्रेगनेंसी कैसे हो जाएगी? सब आप सीमन निकालोगे तो दिखेगा तो सही कि है या नहीं है। नहीं, अगर सीमन तो सर एक भी चला जाए तो बहुत होता है, बताते हैं। इतने से सीमन से बहुत कम चांसेस होता है, बाकी खेल तो रहे हो तो अब एक्सीडेंट तो हो ही सकता है। मेरा सवाल भी सीधा था, बड़ी बड़ी कंपनियां गाड़ी बनाती, प्रॉब्लम उनमें भी आ जाती है। 50 लाख की 40 लाख की गाड़ी में हाँ, कुछ तो आज कुछ माल फंक्शन हो गया, हेलमेट लगाने के बाद भी एक्सीडेंट हो सकता है। सही, ये बात तो ठीक कह रहे हैं आप, हो सकता है। सर एक लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए, मेल के लिए सवाल है। कहा जाता है कि अगर आप टाइट अंडरवेयर पहनते हैं, आप लैपटॉप गोद में रखते हैं, तो आपकी जो सीमन क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ पर असर पड़ता है। तो ऐसा होता है? ऐसा होता है। भगवान ने हमारी जो आंडे हैं उनको अलग दुकान बना के भेजा है, नहीं तो वो अंदर ही कहीं फिट कर देता। उसका रीजन क्या है कि जो हमारा टेस्टिकल, उसका टेम्परेचर 2 डिग्री बॉडी से कम है। अच्छा। हाँ, कि यदि मेरे बुखार 36 के ऊपर आ रहा है तो इसका टेम्परेचर 34 ही है। अच्छा, इसको 2 डिग्री कम बना के भेजा है। वो इसीलिए बना के भेजा है कि इसको एक टेम्परेचर चाहिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। पर जब आप लैपटॉप थाइस पे रख लेते हो तो एक तो उसका हीट आता है, और दूसरा जो उससे रेडिएशंस निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो आपके टेस्टिकल को इफेक्ट करता है, उससे स्पर्म प्रोडक्शन खराब होता है। सिर्फ इसी से नहीं, लंबे समय तक बैठे हैं, 15-15 घंटे की फ्लाइट ले रहे हैं, अब जो पायलट है उसका तो काम ही है, एक पोजीशन में बैठे रहने से भी टेस्टिकल का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा। माई टेस्टिकल इज नाउ टचिंग टू माई थाइज, तो उससे भी आपका खराब होगा। अच्छा। अब आपने यदि टाइट चड्डी पहनी है तो आपका टेम्परेचर मार्केट में है 40, तो इस टाइम पे बॉडी जो होती है सर्दियों के अंदर अंडों को चिपका लेती है। हाँ। और गर्मियों में उसको लटका देती है। आपने उसको खींच रखा है, बॉडी टेम्परेचर 40 है, तो वो खराब हो जाएगी। तो अगेन टाइट अंडरवियर्स नहीं होनी चाहिए, न लूज अंडरवियर होनी चाहिए। अंडरवियर अकॉर्डिंग टू योर जॉब, योर वर्क, मतलब हर चीज के लिए अलग अंडरवियर बनाए। कि आप जिम जा रहे हो, लोग कच्छा पहन के जिम चले जाते हैं और वो भारी वेट उठा लेते हैं, उनके टेस्टिकल
लटक जाते हैं, वेरिकोसील एक बीमारी हो जाती है। और उसमें उनको बड़ा गर्व होता है कि मैंने पूछा कि क्यों चड्डी क्यों नहीं पहनते, किसी ने बोला ही नहीं। यार सपोर्टर तो पहन के जाना चाहिए था। आप रनिंग कर रहे हो, पुराने जमाने में लोग लंगोट लगाते थे, पहनते थे लंगोट रनिंग करते समय, एक्सरसाइज करते समय। अभी लोग वैसे ही रनिंग करे जा रहे हैं, आंडें लटक जाती है। सो अगेन व्हेन यू आर गोइंग टू, कि जहां पर मुझे भारी सामान उठाना है, सिलेंडर उठाना है, तो मैं मेरे टेस्टिकल का ध्यान रखूं। मैं घर में बैठा हूं तो मैं चिपका के नहीं रखूं, मैं उसको लूज करूं, एक लूज बरमूडा। मैं हर आदमी को ये बोलता हूं, घर जाके चड्डी उतार देनी है। अच्छा, हाँ, घर जाके चड्डी उतार दो, कच्छे में रहो, जिससे कि उसको हवा पानी वेंटिलेशन मिलता रहे। सर अगर किसी की डिजायर बहुत ज्यादा है तो वो इंसान क्या करे? सेक्स करे। डिजायर आपकी बहुत ज्यादा है तो सेक्स करो। और पार्टनर बोलता है नहीं बस, तो पार्टनर को काउंसिल करना पड़ेगा कि यार मेरी नीड्स ज्यादा है एंड दिस इज रियल सिचुएशन। आदमी को रोज चाहिए और वो औरत बोल रही है यार मैं नहीं कर सकती रोज, मेरी क्षमताएं नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम काउंसलिंग के लिए बोलते हैं कि मैडम जरूरी है सेक्स कीजिए, नहीं तो आपके पार्टनर कहीं और जाएंगे, कहीं और करेंगे, कि चले जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर आर सम फीमेल्स की मैं क्या करूं, चले जाए कोई और ढूंढ ले। बट अगेन पेशेंट को काउंसलिंग से ही समझा सकते हैं कि यार आपकी एक लिमिट है। अब यदि मैं 2 रोटी खाता हूं, आपकी लिमिट 4 रोटी की है, तो इट्स ओके। बट आप बोलो कि मैं तो बिलान भर के 40 रोटी खाऊंगा, तो दिस इज नॉट गुड फॉर यू आल्सो ना। मीन्स अगर वैसी कोई लोगों को डिजायर है तो कम करनी चाहिए, कम करनी अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपकी डिजायर हो रही है। लड़के आते हैं बहुत डिजायर है, मैं जिम जा यार, 1.5 घंटे अपने आप को पेल के आ, तो अपने आप खाट को कम पेलेगा। सही बात। और किसी की लिबिडो कम है, डिजायर कम है, उसको कैसे बढ़ाएं? डिजायर बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा कि इसके टेस्टोस्टेरोन कम है, इसकी लाइफ में स्ट्रेस कितना है, ये एक्सरसाइज कितना कर रहा है, मेटाबॉलिक कोई डिजीजेस तो नहीं है, एक्सरसाइज कर रहा है नहीं कर रहा। यदि आप पड़े रहोगे तो आपकी डिजायर खत्म हो जाएगी। जितना एक्सरसाइज करोगे, जिम जाओगे तो पहले तो जिम में बहुत सारी लड़कियां होती है, तो वैसे ही चार्जिंग मिल जाती है, तो डिजायर बढ़ जाएगी। और अच्छी मेहनत करोगे तो टेस्टोस्टेरोन दबा के बनेगा, अच्छा सेक्स करोगे। सर किसी को डायबिटीज है लंबे वक्त से और हाई डायबिटीज है, तो उसकी सेक्सुअल लाइफ पर क्या असर पड़ता है और कैसे सही रख सकता है उसको? देखो, डायबिटीज इज ए किलर ऑफ सेक्स। मैं हर मरीज को यही बोलता हूं कि यदि तेरे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो तू सबसे पहले अपने बाकी के पैरामीटर्स चेक कर, बिकॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज मिरर इमेज ऑफ आवर हार्ट। कि जो पेनाइल आर्टरी 0.5 mm की है और जो कोरोनरी आर्टरी है वो 4 mm की है, तो इसके अंदर कैल्सिफिकेशन आना चालू हुआ है, इसका मतलब वहां पे चालू हो चुका है। इसको काम करने के लिए 90% ब्लड चाहिए और उसको अटैक के लिए 90% ब्लॉकेज चाहिए। तो इट्स वेकअप कॉल कि यदि आपके डायबिटीज नहीं हुई है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो 5 साल में होने वाली है, स्टार्ट एक्सरसाइज। अब यदि आपके बहुत ज्यादा तेज शुगर है और आप चाहो कि मैं सेक्स करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप बेहतरीन सेक्स नहीं कर सकते, आप इजैकुलेट हो सकते हो, बट ये पॉसिबल नहीं कि आप HbA1c 13 है और आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, नहीं हो सकता। आपको डायबिटीज कंट्रोल करनी ही पड़ेगी। एंड देयर इज ए मोटिवेशन कि यार सेक्स तभी मिलेगा जब तू अच्छी डायबिटीज कंट्रोल कर लेगा। मतलब हाई शुगर वाला कभी भी अच्छा सेक्स नहीं कर सकता, अच्छा प्लेयर हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। कैसे खेलेगा? क्यों? क्योंकि आपकी जो डायबिटीज है वो क्या करता है, सबसे पहले आपकी न्यूरोपैथी करता है। न्यूरोपैथी के अंदर आपके नर्व का कंडक्शन खत्म हो जाता है, आपके सेंसेशन आना कम हो जाता है। तो जब सेंसेशन ही आपका ब्रेन बोल रहा है सेक्स कर, डिजायर हो रही है यहाँ से, लेकिन यहाँ से सेंसेशन ही नहीं जा रहा ब्रेन तक, फीलिंग ही नहीं आ रही इसको। तो पहला तो होगा सेंसेशन। दूसरा, जब हाई शुगर होगी तो शुगर क्या बनाएगा, क्रिस्टल्स बनाता है, चीनी क्रिस्टल्स। आपने जलेबी को फ्रिज में रख दिया, वो पत्थर जैसी हो गई। तो अब ये जो चाशनी है कहाँ बह रही है, आपकी नसों में, आपके ब्लड में। तो ये जो पेनिस की नसें हैं उनके अंदर जाके जम जाएगी, चिपक जाएगी। उससे क्या होगा कि ब्लड आएगा भी तो क्या होगा, ये फूंकनी की तरह हो जाएगा, उठेगा ही नहीं, थुलथुला सा इरेक्शन आएगा सांप की तरह और वापस से डाउन। क्यों? क्योंकि इस पे एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। जो लोग ज्यादा गुटखा खाते हैं उनका मुंह नहीं खुलता, वो गोलगप्पा नहीं खा सकते, फिर नहीं खाते, और इतना सा मुंह खुलेगा। तो सेम डायबिटीज उसके साथ ऐसा करेगी, उसके वेन के अंदर ओपनिंग ही बंद हो जाएगी, इरेक्शन ही नहीं आएगा। तो इसका क्या उपाय, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए,
हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम उसकी डायबिटीज कंट्रोल करते हैं, प्लस अब जो वेन कैल्सिफाइड हो गई है इसके हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, शॉक वेव करते हैं, पी शॉट्स करते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, एलार्जिनिन देते हैं, तो बहुत अच्छा वापस से रिकवर होना 100% सही हो जाता है। अच्छा। बट अगेन फिर खेलोगे, फिर बदमाशी करोगे तो फिर से गड़बड़ आएगी। एक सवाल और है सर, जो आपने कहा कि मॉर्निंग इरेक्शन, बहुत लोगों को मॉर्निंग इरेक्शन नहीं भी होता लेकिन वो अच्छा सेक्स करते हैं, क्या मॉर्निंग इरेक्शन होना जरूरी है किसी को, हर आदमी को? देखो साइंस जो बोलता है वो ये बोलता है कि मॉर्निंग इरेक्शन इज ए प्रिडिक्टर ऑफ योर पेनाइल हेल्थ, कि यदि आपका मॉर्निंग इरेक्शन अच्छा है तो आपको सेक्स में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका इरेक्शन बहुत अच्छा होगा। पर ऐसा है नहीं, यदि किसी आदमी को बहुत अच्छा सेक्स कर रहा है और अच्छी नींद ले रहा है तो उसको मॉर्निंग इरेक्शन 100% होगा ही होगा, ये नेचर का नियम है। अच्छा। नेचर ने ऐसा इसलिए किया है कि जब हम मॉर्निंग में होते हैं तो हम सो रहे होते हैं और 4-5 बजे एक REM स्लीप होती है, रैम स्लीप, उस रैम स्लीप के अंदर हम लगभग पैरालाइज्ड स्टेट में होते हैं। अच्छा। उस स्टेज के अंदर ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा लोअर पार्ट्स की तरफ होता है, पीनिस की तरफ होता है, तो वो इरेक्ट होता है, फिर आप सुसु जाते हो तब वो वापस से हल्का सा डाउन होने लगता है। तो मॉर्निंग इरेक्शन इज ए प्रिडिक्टर, और जिस दिन मॉर्निंग इरेक्शन आना बंद हो जाए तो ये समझ लो कि नाउ इट्स अलार्मिंग सिचुएशन, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं मेरे लाइफ स्टाइल में। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि यंग लड़कियां जो आज की तारीख में हैं वो बड़े आदमियों से अट्रैक्ट हो रही हैं, बड़े आदमियों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, ओल्डर मैन बेसिकली, इसके पीछे कोई कारण आपको नजर आता है? देखो बहुत आसान जवाब है कि एक्चुअल में जो नया लड़की होता है उसमें जोश होता है, नशा होता है, और ये जो आदमी है मैच्योर है, तो एक मैच्योरिटी जब एक जोश के साथ जुड़ती है तो वो उसको हैंडल कर लेती है, एक रीजन ये होता है। दूसरा रीजन फाइनेंशियल नीड्स भी होती है कि आप अपने जब यंग लड़के के साथ होते हो तो आपका बिल आप आधा आधा बांटते हो, समोसा खाएंगे तो आधा आधा लेंगे, लेकिन यहाँ पूरा अंकल दे रहे होते हैं। तो जो शुगर डैडी कॉन्सेप्ट है, ये इमोशनल नीड्स के साथ साथ फाइनेंशियल नीड्स प्लस अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो ये लड़का ये बार बार आपका व्हाट्सएप चेक कर रहा है, ये देख रहा है, ये वो देख रहा है, आपकी लाइफ के अंदर ट्रबल क्रिएट करता है। ये अंकल इनको आपकी जो बड़ी छोटी सी नीड्स है इनकी, वो आप इनकी नीड्स पूरी करते हो, ये आपके बिल सारे भरते रहेंगे। तो दीज आर शुगर डैडीज, जो हॉलीवुड में बॉलीवुड में तो बहुत कॉमन है कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक शुगर डैडी चाहिए। तो अगेन नीड्स, ऐसा नहीं है कि रियल प्रेम नहीं होता, कई बार होता भी है कि 20 साल की लड़की को किसी 40 साल के आदमी से प्रेम हो जाता है, ऐसा बहुत कॉमन है। पर 25 साल की लड़की को 75 साल के आदमी के साथ प्रेम, थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूं कि यहाँ पर प्रेम एक्चुअल होता होगा, यहाँ दूसरी नीड्स होती है। इसी को पलट दे तो सर, इसी को यदि हम पलट दें तो अगेन वो मेल की नीड्स है। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिमों के अंदर 40 45 साल के आंटियों के साथ वो एंजॉय कर रहे हैं, तो वेल्दी भी हैं वो औरतें, उनकी नीड्स भी पूरी करती है। इसकी सैलरी 10,000 रुपए, ये तो 10,000 रुपए का रोज पार्लर जाती है, तो आप समझ रहे हो, इसकी नीड्स भी पूरी कर रही है, इसकी सेक्सुअल नीड भी पूरी कर रही है, दिखने में भी बुरी नहीं है, पूरा कॉपरेट कर रही है, सारे कामा सूत्रा के पोजेस ये ट्राई कर सकता है। जो इसका हस्बैंड है वो खा के 150 किलो का हाथी हो गया, उसकी भी नीड्स पूरी हो रही, इसकी भी पूरी हो रही, दोनों तरफ बात बराबर है। वही तो सर पोजेस का एक बड़ा डॉगी स्टाइल पोज बड़ा है, इसका फेमस है, जो बहुत चर्चाएं होती हैं, इसका क्या कोई अलग बेनिफिट है? डॉगी स्टाइल का मजा ज्यादा है, प्लेजर ज्यादा है? देखो सेक्स जो है फूड है, अब इस फूड को आप किस किस तरीके से पका रहे हो, आप जीरा राइस बना रहे हो, वेज पुलाव बना रहे हो, बिरयानी बना रहे हो, है तो चावल ही। अभी किसी को कैसे पसंद है ये उसकी फैंटेसी है, ऐसा नहीं कि आप डॉगी पोजीशन में सेक्स कर रहे हो तो आनंद की अनुभूति बहुत ज्यादा होगी। अगेन बट जब आप जवानी के नशे में होते हो, सेक्सुअलिटी में होते हो, तो आप ये सारी पोजीशंस ट्राई करते हो, करना भी चाहिए। कई बार बहुत अच्छे प्लेजर्स मिलते हैं। कई डिजीजेस ऐसी हैं जिनमें डॉगी पोजीशन में ही इजैकुलेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने पूछा डिलेड इजैकुलेशन, तो जब आप डिलेड पोजीशन में होते हो तो जो पीनिस है वो ज्यादा प्रेशर से जाता है और उसको इजैकुलेशन भी हो जाता है। हम कई लोगों को डॉगी पोजीशन में सेक्स करने को बोलते ही हैं। बट अगेन इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ये आसान नहीं है, स्किल्स चाहिए।
एक सवाल सर और दिमाग में आ रहा है, बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, एक आता है एनलार्जमेंट जेल जिससे एनलार्ज करने के लिए लोग यूज़ करते हैं, उसका क्या यूज़ है? तो एल-आर्जिनिन जेल उसको बोलते हैं। तो एल-आर्जिनिन बेसिकली इट्स अ वेजोडाइलेटर मॉलिक्यूल। इसको 1979 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था जिसने इसको रिसर्च किया था। तो अगेन इट्स अ कार्डिक मॉलिक्यूल। इसका जो आविष्कार हुआ था, खोज हुई थी, वो इसलिए होता है कि ये डायलेट करता है नसों को। तो जब आप एल-आर्जिनिन जेल, जैसे कि पीलार्ज जेल मार्केट में आता है, तो जब आप पीलार्ज जेल की रोज मसाज करते हो अपने पेनिस के ऊपर, तो ये जो पेनाइल वेन्स है इनको ओपन करता है, मतलब डायलेट करता है। तो जब डायलेट करेगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो इरेक्शन बढ़ेगा। प्लस जब आप सेम जेल वजाइना के अंदर क्लाइटोरिस पे लगाते हो तो वजाइना के अंदर भी वेजोडाइलेशन होता है, तो लुब्रिकेशन बढ़ेगा। तो ये एक है। दूसरा, एल-आर्जिनिन जब आप ओरली लेते हो तो इट्स अ वंडरफुल मॉलिक्यूल। जिम के अंदर लोग काफी फांकते भी हैं, अवेलेबल भी है हर जगह। यदि आप एक्सरसाइज करते समय लेते हो तो वेजो डायलेशन करता है और पेनिस की नसों को खोलता है। ये वाइग्रा की तरह काम करता है। तो इट्स वंडरफुल मॉलिक्यूल। कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि हम नेचुरल सप्लीमेंट्स की बात करें, जैसे अश्वगंधा है, शिलाजीत, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये काम करते हैं, ये कुछ एक्सटेंट तक काम करते हैं और इनको ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। क्या नुकसान है कि 2 अश्वगंधा की गोली मैंने ठोक भी ली 3 महीने, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं। कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। एल-आर्जिनिन ए बी सी किसी का भी खा लिया, यदि उसने डाला है तो डाला है, ये कैसे पता पड़ेगा? ये आप नहीं पता कर सकते, क्योंकि जैसे देशी घी बिक रहा है इस देश के अंदर, वैसे शिलाजीत बिक रहा है। इतना है ही नहीं देशी घी, लेकिन हर आदमी देशी घी के पराठे खा रहा है। तो सेम विद शिलाजीत की, मार्केट में है ही नहीं लेकिन हर आदमी शिलाजीत बेच रहा है। कि धर्मेंद्र जी ने भी अपनी कंपनी खोल के शिलाजीत की गमीज चालू कर दी। सो ये एक मुश्किल है। लेकिन जो अच्छी ऑथेंटिक हमारी आयुर्वेद की कंपनियां हैं, जैसे कि हिमालय 100 साल पुराना हाउस है, जैसे कि पतंजलि है, जैसे कि डाबर है, जैसे कि झंडू है, ऐसे नहीं कि कोई नया आदमी आया और उसने मार्केट में डाला और चालू कर दिया। तो यदि वो बना रहा है शिलाजीत, तो हम उन पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो सदियों से बेच रहे हैं और वो बेच भी 2, 3, 5 रुपए के अंदर एक गोली रहे हैं। 20 रुपए में, 50 रुपए में गोली नहीं बेचते, तो हम खा सकते हैं। जो आप जेल की बात कर रहे हैं सर, एनलार्जमेंट जेल जो होता है, पीलार्ज जेल जो भी है, वो क्या आप बॉडी पे, स्किन पे अपर उस पे लगाते हैं तो क्या वो इम्पैक्टफुल होता है? हाँ, जब आप पेनिस की रोज मसाज करते हो तो वेजो डायलेशन करता है, इरेक्ट करता है लिंक को। अच्छा। साइकोलॉजिकल ईडी को सही करता है कि सपोज करो कि आज आपका पार्टनर है ही नहीं, आपका पार्टनर 10 दिन बाद मिलेगा, तो आप जब रोज इसकी मसाज करोगे, वैसे ही किसी भी तेल से भी करने लगोगे, किसी भी ऑर्गन की मसाज, चेहरे को ही, तो चेहरा चमकेगा। जब आप इसके एक साइंटिफिक तरीके से मसाज करते हो तो इरेक्शन भी हार्ड आता है। सर, सेक्सुअल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए नेचुरल फूड या कोई डाइट क्या होनी चाहिए? दुनिया में सबसे ज्यादा सेक्स गरीब लोग करते हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं। तो फूड इज एवरी फूड विच इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर सेक्स। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये फूड खाऊंगा तो सेक्स अच्छा होगा, ये आंखें तेज करेगा, ये लिवर को सही करेगा। जो मेरे शरीर को अच्छा कर रहा है वो सेक्स को अच्छा कर रहा है। लेकिन ऐसे फूड जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब एल-आर्जिनिन, जैसे कि अनार है, बीटरूट है, तरबूज है, मतलब जो भी सीजनल फ्रूट्स है वो बड़े अच्छे होते हैं। कीवी है, बहुत अच्छा सेक्स में काम करता है। अंगूर बहुत अच्छा सेक्स, काला अंगूर सेक्स में बहुत अच्छा काम करता है। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं वो सेक्स में बहुत अच्छे काम करते हैं। चिलगोजा बहुत अच्छा सेक्स के अंदर काम करता है। तो दीज आर मल्टीविटामिन्स जो हमारे शरीर के अंदर जिंक वगैरह प्रोवाइड करते हैं, एल-आर्जिनिन देते हैं। ये सेक्स के अंदर बहुत अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं। जो आउटर सप्लीमेंट ले ले तो जिंक का या नाइट्रिक एसिड का ले सकते हैं। हाँ, बट यदि आप फिट हो और आप चाहते हो कि मेरी लाइफ हमेशा फिट रहे, तो आप नेचुरल सप्लीमेंट्स पे आपको जाना चाहिए। मैं चाहूंगा सर, आप आखिर में जाते जाते हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसे टिप्स दे के जाएं कि जो परेशान हैं या जिनको प्रॉब्लम है उनकी सेक्सुअल वेलनेस बेहतर हो, और जिनकी जो हेल्दी हैं वो आगे बेहतर रख सकें। सेक्स के अच्छी लाइफ के लिए SSS बहुत जरूरी है। अच्छा स्लीप,
7 से 8 घंटे का। शुगर, जितना ज्यादा शुगर अवॉइड करोगे उतना आपका टेस्टोस्टेरोन बनेगा। शुगर हाई होंगी, इंसुलिन बढ़ेगे और आपका टेस्टोस्टेरोन लो होगा। एंड तीसरा सेक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो सेक्स के लिए है, सेक्सरसाइज करो, पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज करो, कीगल एक्सरसाइज करो, किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करो। जब तक आप हेल्दी नहीं रहोगे तब तक ना देश आगे बढ़ेगा और ना आपका औजार आगे बढ़ेगा। अभी आपने एक्सरसाइज जो बोल दिया, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि आपने पूछ लिया, लोगों के दिमाग में आएगा कि ये एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज तो सुनी है हमने। एक्सरसाइज जो सेक्स में काम आती है, जो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज है, जैसे कि पुशअप्स हैं, सपाटे हैं, दंड बैठक है, हनुमान दंड है, सूर्य नमस्कार है, जिसके अंदर मेरा नीचे वाला हिस्सा, मेरा स्क्वाट्स, मेरा लोअर एब्डोमेन जिस पे जोर आए, उसकी नसें खींचे, वो मेरे सेक्स को मजबूत करता है। मतलब जिम जाने वाले समझ ले कि जो जिम जो जाता है वो लेग्स को अवॉइड करता है, क्योंकि बहुत दर्द होता है। मैं भी जिम जाता हूँ। हाँ, तो लेकिन हफ्ते में 2 दिन जरूर लेग्स की एक्सरसाइज करें, 100 स्क्वाट्स मारें और 50-100 किलो जितना वेट उठा सकते हैं आप उठाएं। ये कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि टांगों के ऊपर जो ऑर्गन्स है उन पे भी फोकस करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करेंगे डॉक्टर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने बताई, जो मिथ जो लोगों के अंदर फैले हुए हैं वो दूर हुए, और मैं चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट को देखें और समझें, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो डॉक्टर अमित जोशी से आप कांटेक्ट करें और अपनी प्रॉब्लम को खोल करके बताएं, ताकि जीवन को अच्छे से जी सकें। एक ज़िंदगी मिली हुई है, दब के ना रहें, घुट के ना रहें। घुटना चाहिए नहीं। अगर आप इतनी बातें जो सुने और सुन के अगर आप समझने की कोशिश करें, आपको घुटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है और आप ऐसा समझते हैं कि प्रॉब्लम है, तो एक कंसल्टेंट की ज़रूरत है जो आपको सही सलाह दे सके। सलाह मानिए, समझिए और समझदारी से सेक्स कीजिए और एंजॉय कीजिए। इसको आप ये मत समझिए कि ये गलत है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो हैरान करने वाली लगी कि अगर आप मास्टरबेशन करके अगर ये सोचते हो मैंने गलती कर दिया, तो कभी मत सोचना कि आपने कोई गलती की। गिल्ट में नहीं, ज़्यादा ज़रूरी है। गिल्ट में नहीं है, वो ज़रूरी है, गिल्ट आने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन कंट्रोल हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। एक्स्ट्रा तो जो भी है ना, अति तो किसी भी चीज़ की खराब होती है। वर्जित, हर जगह अति वर्जित है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।